तो आओ शुरू करते हैं आज की हमारी चर्चा को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बैंकिंग। अच्छा, बैंकिंग पढ़ने से पहले 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा कि क्या कवर होने वाला है, कितना कवर होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दूंगा। टॉपिक्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल सारे टॉपिक कवर होंगे। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं किस तरह का पेपर आएगा, किस तरह की चीजें आएंगी, बट इतना पता है एमसीक्यू आएंगे, तो हम एमसीक्यू अप्रोच से पढ़ेंगे। मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपका पेपर मॉडरेट आएगा, क्योंकि अगर मैं टफ एज्यूम कर लिया तो समझ लो 4-5 दिन में हो गया सिलेबस, और अगर इजी एज्यूम कर लिया और मुश्किल से टफ आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैं आपको एक मीडियम अप्रोच के साथ पढ़ाऊंगा, मीडियम तरीके से, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, एंड थोड़े बहुत एमसीक्यू वाली चीजें ही बता दूंगा। बाकी जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जैसे डेट वगैरह, इंपॉर्टेंट डेट मैं बताऊंगा, बाकी आपकी जिम्मेदारी है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं एक एक डेट गिनाने बैठूं, एक फैक्ट गिनाने बैठूं तो हो गया काम। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारे टॉपिक, सब कुछ कराऊंगा, बट थोड़ा सा अपनी तरफ से देख लेना। मतलब ऐसा ना हो कि अगर आप अपनी तरफ से कर सकते हो तो कर लो, मतलब अच्छी बात है, वरना जितना करा रहा हो उतना तो कर ही जाओ। ठीक, अब सुनो, पास हो जाओगे, ये बात, पास की कोई दिक्कत नहीं। टॉपिक सारे करा, सुनो। सबसे पहले बैंक की फंक्शनिंग समझते हैं, मजा आएगा सुनना। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे बैंक। बैंक आपको पता, आप देखते हो अपने आसपास कई सारे बैंक आपको ऐसे ही दिख जाएंगे। ठीक है, अब ये लोग क्या करते हैं, ये कॉमन पब्लिक से पैसा उठाते हैं। ठीक है ना, कॉमन पब्लिक से, यानी जैसे हम लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंकों में, आप सबके अकाउंट होंगे या हो सकता है आपके पेरेंट्स के अकाउंट हो, तो हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं बैंकों के पास। ठीक है, मतलब इस पब्लिक वाले सेक्टर ने बैंक को पैसे दे दिए। ठीक है भाई, दे दिए। अब बैंक क्या करेगा, इन पैसों को दे देगा इन बिजनेसेस को, और बिजनेसेस इससे ग्रो करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लोन देता है बैंक। अच्छा, कुछ लोन इन लोगों को भी दे दिए जाते हैं वापस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बैंकों की कमाई कैसे होती है ये सुनना। सपोज आपने इनको पैसे दिए तो ये आपको इंटरेस्ट देंगे 3% से, 3 नहीं, चलो 4, वो चल रहा, हाँ 3 ही चल रहा है, 3-4 चल रहा है, 3.25% मिलता है एवरेजली क्वार्टरली, तो ठीक है, 3 इन्होंने यहाँ दे दिया आपको परसेंटेज के तौर पे। ठीक है, 3% का इंटरेस्ट आपको दिया, और इनसे चार्ज करते हैं करीब 6 से 7% नॉर्मली, और अगर आप पर्सनल लोन लेने जाओगे तो 9 से 10%, आज की डेट की बात कर रहा हूँ मैं, इतना तो आपसे ले ही लेंगे। ठीक है, चलो, तो ये जो 3% बीच में बचा, ये बैंकों की हो गई कमाई, और इसी कमाई को मैं बोलता हूं प्यार से स्प्रेड। ठीक है, याद रखना ये शब्द। ठीक है, ठीक है, चलो। तो बैंकों पे हमने पैसा जमा करा, तो वो हमें 3% का इंटरेस्ट दे रहे हैं, और बैंक को आगे जो लोन दे रहे हैं वो दे रहे हैं करीब 6 से 7% पर, और पर्सनल लोन लेने जाओगे तो वो मिलेगा 9 से 10% पर। ठीक, तो ये जो बाकी की बीच की 3-4% की कमाई है, इसी को हम प्यार से बोलते हैं स्प्रेड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बैंक इसके अलावा भी कुछ कमाता है क्या? हाँ, बहुत तरह से कमाता है, अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ एक सेकंड जरा। अच्छा सुनो, अभी आरबीआई कौन है? आरबीआई हमारे देश का सेंट्रल बैंक है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उसका मेन मोटो होता है केवल और केवल देश को सर्व करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आना, जीडीपी को ग्रोथ करना, और ये देखना कहीं बैंक डूब तो नहीं रहा। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है कि इंडिया का कोई बैंक डूबा नहीं है आज तक। हाँ, फ्रॉड हुए हैं, मैं मान रहा हूँ, नो बैंक जैसे कि, हाँ छोड़ो। हाँ, तो इंडिया में फ्रॉड वगैरह होते हैं लेकिन बैंक नहीं डूबे। आसपास उठा के देखो, बहुत सारे बैंक डूब रहे हैं। तो आरबीआई इंश्योर करता है कि बैंक ना डूबे, स्टेबिलिटी बनी रहे, इकोनॉमी में पैसा आता रहे, लोगों को सिक्योरिटी मिले, रूल रेगुलेशन बनाना बैंकों के लिए, तो ये सारा काम आरबीआई करता है। ठीक है, अभी हम सब डीपली पढ़ेंगे, बस आप एक ओवरव्यू ले लो तो मतलब मेरे को आसानी रहेगी पढ़ाने में। अब सुनो, अभी क्लियरिंग हाउस क्या होते हैं? आपको पता है बैंक में चेक कैसे क्लियर होते हैं? आप जब जाते हो तो या तो हो सकता है वो आपको डायरेक्टली कैश करके दे दे चेक को। ठीक है, हो जाता है काउंटर पे, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ चेक होते हैं जिनमें हम क्रॉसिंग कर देते हैं, आपने देखा हो शायद, चेक होते हैं, चेक की अगर आप इधर की तरफ 2 लाइनें खींच दो तो वो केवल और केवल अकाउंट में जाता है। तो बैंक में जब आप जाओगे ना तो देखोगे वहां पर एक वो बना होता है, चेक काउंटर, चेक बॉक्स। उस चेक बॉक्स में आप अपना चेक डाल सकते हो। बहुत से लोग जाते भी होंगे बैंक, आपने देखा हो कभी, अपने पापा वापस पूछना। तो वो लोग क्या करते हैं कि चेक लेते हैं, चेक के साथ एक स्लिप आती है, स्लिप को लगाते हैं चेक के साथ, पिन होती है वहीं पे, वो लगा दो और बॉक्स में डाल दो। अच्छा, एक बैंक ये रहा, इसके पास भी ऐसी चेक आए होंगे, और एक बैंक ये रहा, इसके पास भी ऐसी चेक आए होंगे। ठीक है, अब इनको आपस में चेक को सेटल करना है, तो ये क्या करेगा, अपने चेक इसको भेजेगा, बैंक अपने, ये वाला बैंक इसको अपने चेक भेजेगा, और ये इन दोनों के चेक को सेटल करके इनका ट्रांजेक्शन करवा देगा। जैसे सपोज ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HDFC, ठीक है, और ये वाला मैं ले रहा हूँ SBI। यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है यार,
तभी मैं वो लाया हूँ यार, आज नोटपैड खोला मैंने बहुत दिन बाद। HDFC, और ये ले लो अपना SBI। लंच ब्रेक। ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। हाँ, तो HDFC को कुछ चेक लेने हैं RBI से, और SBI से, और SBI को कुछ चेक लेने हैं HDFC से। तो यहाँ पर RBI ने क्या करा, बीच में एक बंदा बैठा दिया, क्लियरिंग हाउस। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस का काम होता है इन चेक्स को सेटल करवाना। अभी के लिए बस इतना, बाकी मैं आपको डीपली बताता हूँ। चेक को क्लियर करवाने का काम होता है क्लियरिंग हाउस का। तभी आपने सुना होगा कि चेक क्लियर हो गया या नहीं हुआ। चेक पहली क्लियरिंग में निकल गया, चेक नहीं निकला। ठीक है, अच्छा, ये लोग चेक भेजते कैसे हैं? ट्रक में भर भर के जाते हैं क्या चेक? हाँ, पहले आते थे, अब नहीं आते। अब ये चेक जाते हैं ऑनलाइन। ये जो चेक जाते हैं ये जाते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन चेक को हम बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। ठीक है, बस इतना याद रख लो, उन्हें हम बोलते हैं ट्रंकेटेड चेक। अब मेरे को मतलब मैं सबको डीपली पढ़ाऊंगा, अभी रुक जाओ, पहले बस ओवरव्यू ले लो। अभी तक हमने देखा कि बैंक पब्लिक से पैसा लेते हैं, उनको बिजनेसेस को देते हैं। इसके अलावा RBI उनके ऊपर बैठा रहता है। क्लियरिंग हाउस का काम होता है चेक को क्लियर करवाना। इसके अलावा अभी तक कुछ याद नहीं करना। एक और स्प्रेड, ये जो इंटरेस्ट का गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, जो बैंक की कमाई है उसे हम प्यार से स्प्रेड बोल देते हैं। ठीक, इसमें कोई शक की बात नहीं है। आ जाओ आगे। अब देखो बैंकों के फंक्शन क्या है, बैंक करते क्या क्या है। सबसे पहले तो देखो एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। डिपॉजिट आपको पता है, जो हम पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के साथ डिपॉजिट किया जाता है, नॉर्मल सी बात है, सबको पता है। ठीक है, अब डिपॉजिट कर कैसे सकते हैं ये देखो। सबसे पहली चीज तो सेविंग अकाउंट। हम सबके सेविंग अकाउंट के होते हैं मोस्टली। अगर किसी के पापा बिजनेस वगैरह में तो उनके करेंट अकाउंट होंगे। करेंट अकाउंट में जनरली इंटरेस्ट कम मिलता है एंड उल्टा चार्जेस और काट लेते हैं। इसके अलावा करेंट अकाउंट में मिलती है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। मतलब जैसे मेरे बैंक में पड़े हैं 100 रुपए और मैं निकाल सकता हूँ 120, तो ये हो गया ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। इसके लिए स्टॉक स्टेटमेंट जाता है, ऐसी सारी चीजें आ जाती हैं, अभी हम पढ़ेंगे, रुक जाओ। आगे देखो FD आपको पता है कुछ फिक्स टाइम के लिए होती है, जिसमें आप अपना पैसा रख देते हो एंड फिक्स टाइम के लिए हो जाती है, फिक्स डिपॉजिट FD होती है। ठीक है, अच्छा, FD में जनरली सेविंग से ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग में 3-4%, वही 3.25% का इंटरेस्ट चल रहा है आज के डेट में। और इसके अलावा FD जो होती है अपनी, FD में अपना 5-6 का रिटर्न मिल जाएगा आपको। इसे आप बीच में नहीं तोड़ सकते, तोड़ोगे तो मतलब कम पैसा मिलता है। उतना तो मिलेगा जितना आपने डाला है, लेकिन वैसे कम मिलेगा, उस हिसाब से आ जाता है। चलो, अब ये RD, ये किसी ने नहीं सुना होगा, सुना होगा तो आपने पढ़ाई होगा कभी। RD नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता। इसका मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ठीक, रिकरिंग डिपॉजिट। अगर देखो हल्का फुल्का शोर है बैकग्राउंड से तो आज इग्नोर कर देना, आज कर नहीं सकता मैं कुछ। चलो, अच्छा, होता क्या है रिकरिंग डिपॉजिट में, आप है ना हर महीने शुरुआत में, ध्यान रखना ये वाला पढ़ लो ढंग से, तमीज से पढ़ लो। रिकरिंग डिपॉजिट का मतलब होता है ऐसा डिपॉजिट जिसमें आप हर महीने कुछ एक फिक्स पैसा डालते हो। जैसे मैं अगर RD खोलने जाऊं तो मेरे से बोलेंगे कि आपको हर महीने 10,000 रुपए जमा करने हैं फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। जैसे इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता है ना महीने, इंश्योरेंस का तो साल पे जाता है, बट जैसे RD ले लो, RD में हर महीने पैसे जाता है, इंस्टॉलमेंट जाती है, इंस्टॉलमेंट इकट्ठी होती रहती है और एट अ टाइम आपको पैसा मिल जाता है। सपोज मैं RD खुलवाने जाऊं तो मेरे से बोलेंगे आपको हर महीने 10,000 रुपए जमा करने हैं। अब मैं हर महीने 10,000 रुपए जमा करते रहूंगा। सपोज मैंने 12 महीने कर दिए, 12,000 हो गए। अब वो मेरे को 20-25 दे देंगे, मतलब इतने ही देंगे, मतलब 15-20 दे देंगे। तो अकॉर्डिंगली काफी लंबे टाइम के लिए होता है, 4-5-6 साल जैसे आपकी पॉलिसी हो। वो बैंक टू बैंक, पॉलिसी टू पॉलिसी डिफर करता है। अच्छा, ये क्या होता है मोडा का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, इसमें क्या होता है, कुछ फीचर तो फिक्स का होता है और FD का होता है, और कुछ फीचर होता है सेविंग का। आपका एक फिक्स पैसा सेव हो जाता है और एक फिक्स पैसा डिपॉजिट की तरह ट्रीट किया जाता है, फिक्स डिपॉजिट की तरह। तो इसमें जनरली थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मिल जाता है, तो ऐसी वाली सेविंग से ज्यादा बट FD से कम। ठीक है, ये चीज हो गई। अब सुन, दोबारा सुन। सेविंग अकाउंट हमारे सेविंग होती है, बात खत्म, उसमें कोई शक की बात है नहीं। जैसे आप सबका अकाउंट होगा या आपके मम्मी पापा का अकाउंट होगा, वो सब सेविंग हो गए। बिजनेस वालों के लिए चलते हैं करेंट अकाउंट। फिर आता है FD एक फिक्स टाइम के लिए होता है, सब लोग FD कराते हैं यार, वो तो काफी नॉर्मल सी चीज है। RD का मतलब हो गया रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब हर महीने में एक फिक्स पैसा जमा करते रहूंगा और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को पैसा मिल जाएगा। फिर आता है मोडा का मतलब होता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मतलब मेरे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कुछ पैसा तो सेविंग की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे सपोज मेरे अकाउंट में है 1 लाख रुपए, ठीक, ये तो ट्रीट किया जाएगा फिक्स की तरह, FD की तरह।
और इसके ऊपर के जो पैसे हैं, उन्हें हम ट्रीट कर देंगे सेविंग की तरह। तो इस तरह से एक मोडा चलता है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, मतलब कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं अपने को एक ही अकाउंट में, कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, इसीलिए से मोडा बोलते हैं। तो चलो आ जाओ, आओ देखो। तो सबसे पहले डिपॉजिट एक्सेप्ट करना बैंकों का मेन काम होता है, ठीक बात करें। इसके अलावा एडवांसेस देना। एडवांस का मतलब ही होता है, यहाँ पे एडवांस नहीं है, एडवांसेस है। एडवांसेस का मतलब आता है लोन से, आता है, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, ये आता ही है, मतलब नॉर्मल चीज है। एडवांस मतलब एडवांस वो वाला जो एडवांस आप देते हो, एडवांस में पैसा दे दिया, एडवांस में फीस दे दी, लेकिन यहाँ पे जो एडवांस लिखा है वो एडवांसेस लिखा है। एडवांसेस को हम निकालते हैं लोन के साथ, जनरली बोला जाता है लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक। इसके अलावा बिल से खेलते हैं बैंक। बिल से खेलने का मतलब हुआ बिल को डिस्काउंट कराना। सपोज मेरे पास बिल पड़ा हुआ है, बिल ऑफ एक्सचेंज, कि 3 महीने बाद पैसा दूंगा मैं, ठीक है, किसी ने लिख के दे दिया मेरे को कि 3 महीने बाद पैसे दे दूंगा। तो बैंक क्या करता है, उस बिल को डिस्काउंट करता है, कि मतलब बैंक कुछ चार्जेस काट के उस बिल को पैसे में कन्वर्ट कर देता है। सपोज आपने मुझे लिख के दे दिया कि मैं 3 महीने बाद आपको पे कर दूंगा, ठीक है, 3 महीने बाद की अपनी बात हुई थी, 3 महीने बाद की अपनी बात हुई थी, ठीक है। अब मैं क्या करा, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने क्या करा, कुछ चार्जेस काट लिए और मेरे को पैसे दे दिए, ये हो गया डिस्काउंटिंग। अच्छा, इसके अलावा मैं बैंक को बिल भी दे के आ सकता हूँ कि 3 महीने बाद इससे पैसे रिकवर कर लेना, तो ऐसा काम भी बैंक कर सकता है, इसमें कुछ नहीं है। इसके अलावा बैंक एडवाइस देता है और इन्फॉर्मेशन देता है कि ये बिजनेस ऐसा है, इसमें कर सकते हो, वह एडवाइसरी सर्विस भी बैंक दे देता है। लॉकर पता ही है, लॉकर होता है, बात आ जाओ। चलो, ओवरड्राफ्ट जो आता है वो जनरली करंट अकाउंट में आता है, ठीक है ना, और आप चाहो तो वो फीस देके बैंक से करवा सकते हो, वो आपकी पर्सनल चीज है, मतलब बैंक जैसा चाहोगे आप वैसा कर देगा, चार्ज वार्ज काटेगा। इसके अलावा उनकी पर्सनल पॉलिसी काफी फर्क पड़ता है, पर्सनल पॉलिसी से काफी फर्क पड़ जाता है उनकी ऑर्गेनाइजेशन पर, ठीक है। एक तो ये चीज रही। अब ये जो ओवरड्राफ्ट होते हैं, ओवरड्राफ्ट जनरली करंट अकाउंट पे दिए जाते हैं, एक सेकंड रुकना बस। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, जैसे मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं 100 रुपए, मेरे अकाउंट में पड़े हैं आज के डेट में 100 रुपए, और मैं निकाल पा रहा हूं 120, बहुत बढ़िया, मैं निकाल पा रहा हूं 120, दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट, मतलब मैंने एक्स्ट्रा पैसा निकाल लिया, ये जो एक्स्ट्रा पैसा निकाल दिया दैट इज नोन एज ओवरड्राफ्ट, ठीक। अब ये दिया जाता है जनरली स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पर, खैर वो मुद्दा नहीं है अपना, बस इतना याद रखना, स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस पे दिया जाता है। अब ये कैश क्रेडिट क्या है, कैश क्रेडिट की चिड़िया का नाम है, ये ओवरड्राफ्ट का ही दूसरा नाम होता है, बट आप इस तरह समझना, इसके बदले हमें चार्ज देना पड़ता है ऑन एन एसेट, मतलब एसेट को गिरवी रखना पड़ता है या किसी भी चीज पर चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद ही कैश क्रेडिट अपने को मिल पाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट आर सेम थिंग्स, बट कैश क्रेडिट थोड़ा सा लोन वोन उसके एसेट के बेसिस पे दिया जाता है, बात खत्म, वरना आप सेम भी ट्रीट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। आओ देखो, अब आते हैं बैंक के टाइप्स। सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक, जो आप अपने आसपास देखते हो वो सारे बैंक कमर्शियल हैं, जिसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट के अलावा कुछ नहीं। आरबीआई जो है अपना, उसका मेन मोटो प्रॉफिट कमाना नहीं है, आरबीआई का मेन मोटो है देश को स्टेबल रखना, इकोनॉमी को स्टेबल रखना, देश को आगे बढ़ाना, जीडीपी को आगे बढ़ाना। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट। अच्छा, जो प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल एंड प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ओन करते हैं, वो प्राइवेट बैंक हो गए। अगर मैं पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करूं तो ये होते हैं बाय गवर्नमेंट। चलो ठीक है, कोई शक की बात नहीं है, आ जाओ। इसके अलावा आते हैं फॉरेन बैंक्स। अब ऐसा थोड़ी है कि आप किसी भी चलते फिरते इंसान से करेंसी लेने लगोगे। देखो, एज पर फेमा एक एक्ट होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, सॉरी मैनेजमेंट एक्ट, पहले फेरा था फिर फेमा हुआ, एक सेकंड, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप किसी बंदे से वो ले लो, फॉरेन करेंसी ले लो। ये एक्ट बोलता है अगर आपको फॉरेन करेंसी चाहिए तो आपको बैंकों के पास ही जाना पड़ेगा, आप और कहीं से फॉरेन करेंसी नहीं ले सकते। सपोज कोई बाहर का बंदा आ रहा है इंडिया, आप उससे करेंसी डिपॉजिट नहीं ले सकते, अप टू अ सर्टेन एक्सेप्शन, छोड़ो। तो फॉरेन बैंक के पास आप जाओगे फॉरेन करेंसी लेने के लिए, या आपको बाहर पैसा भेजना है फॉरेन करेंसी में, तो आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, तो फॉरेन करेंसी लेने के लिए आपको फॉरेन बैंक के पास जाना पड़ेगा। जैसे ये देखो, एक्सिम बैंक,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एग्जिम का नाम बड़ा सोच समझ के बनाया गया है। देखो एग्जिम जो आया है वो आया है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, समझ गए? ठीक है। तो फॉरेन बैंक, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए हम इस बैंक का यूज करते हैं। इसके अलावा फिर आते हैं अपने आरआरबी। आरआरबी का मतलब हो गया रीजनल रूरल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, रूरल बैंक्स। ठीक है। तो इस तरह के जो बैंक होते हैं वो जनरली छोटे छोटे एरियाज में पाए जाते हैं, जिनका मेन मोटो होता है एग्रीकल्चर को फाइनेंस करना। फिर आते हैं एपेक्स इंस्टीट्यूशंस। ये शब्द लिख के आएगा पेपर में, ध्यान रखना। एपेक्स मतलब होता है बड़ा, बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उन्हें हम एपेक्स इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जैसे देखो नाबार्ड और आरबीआई। देखो आओ आओ आओ, नाबार्ड, नाबार्ड हम गया नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब हुआ नेशनल एग्रीकल्चर बैंक, नहीं मैं स्पेलिंग में क्या करा, अरे हाँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे क्या कर रहा हूं मैं, एक सेकंड। नाबार्ड, नाबार्ड, अच्छा ठीक है ठीक है, कभी कभी दिमाग चल जाता है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना? 12 जुलाई 1982। प्लीज डेट याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत बार पूछते हैं। 1982, ठीक है, बन जाने दो, अपना क्या जा रहा है। इसका मेन मोटो क्या है? इसका मेन मोटो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अरे नाम ही यार, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज की कभी भी बात चले और एपेक्स बॉडी लिखा हो तो नाबार्ड पे टिक लगाना, आरबीआई पे नहीं। देखो कभी भी उसकी बात चले, रूरल एरिया को डेवलप करने की, बैंकिंग को डेवलप करने की, मतलब वो एग्रीकल्चर वगैरह को डेवलप करने की, तो आप नाबार्ड पे टिक लगाओगे, एपेक्स लिखा हो तो। लेकिन अगर नॉर्मल बैंकिंग को आगे बढ़ाने की बात चल रही हो तो आप आरबीआई पे टिक लगाओगे। ठीक, सिंपल। चलो सुन, एक बार जरा वो बता देता हूँ, सुन सुनो सुनो सुनो, पहले तो ये लाइन याद करो। बैंकिंग जो आया है वो आया है एक इटालियन वर्ड से, जिसका मतलब, जिसका नाम है बैंको, एंड विच मींस डेस्क या फिर बेंच। एक एमसीक्यू बन रहा है, सीधा सीधा हो गया। अब देखो सुनो, होता क्या है कि बैंक जनरल लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और उन्हें एज एन एडवांस दे देता है टू द बिजनेस। बात खत्म। उससे जो कमाई होती है उस कमाई को हम बोलते हैं प्यार से स्प्रेड। बात खत्म। ठीक, अच्छा सुनो, अब आते हैं दो बंदे, एक तो आता है आरबीआई और एक आता है नाबार्ड। आरबीआई और नाबार्ड दोनों ही अपनी अपनी जगह वो हैं, मतलब बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, एपेक्स मतलब बड़ा, एपेक्स मतलब बड़ा, तो बड़ी इंस्टीट्यूशन है आरबीआई भी और नाबार्ड भी अपने आप में। ठीक, चलो आरबीआई ये रहा और नाबार्ड ये रहा, दोनों ही एपेक्स हैं। नाबार्ड, 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 ठीक है, दोनों ही अपने आप में एपेक्स है। ओके, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। चलो अब अगर आपसे वो रूरल और उसकी बात करे, रूरल एरिया की और एग्रीकल्चर की, तो आप नाबार्ड पे टिक लगाओगे। लेकिन अगर वो आपसे बात कर रहा है इसकी नॉर्मल बैंकिंग को आगे बढ़ाने की, देश को स्टेबलाइज करने की, तो आप आरबीआई पे टिक लगाओगे। ठीक है, खत्म। चलो अब सुनो, हाँ, बैंकों का काम भाई लॉकर फैसिलिटी देना, बिल वगैरह को डिस्काउंट कराना, एडवाइसरी फंक्शन देना। इसके अलावा और भी होते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी, और भी आपने देखा हो गोल्ड रख के लोन ले देते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटी बहुत सारी मिलती है बैंकों की तरफ से। ठीक है, चलो अब ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट मैंने आपको बता दिया कि करंट अकाउंट वगैरह जो होते हैं उनमें हमें एक्स्ट्रा पैसा निकालने की फैसिलिटी मिलती है। ठीक, आओ अब फिर आते हैं कमर्शियल बैंक। आपने अपने आसपास जितने भी बैंक देखे हैं वो सारे कमर्शियल हैं, जिनका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक जो प्राइवेट लोग ओन करते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक जो पब्लिक ओन करती है, मतलब बाई गवर्नमेंट होते हैं। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो बाई गवर्नमेंट होता है, इसका ध्यान रखना। पब्लिक बोलता सिर्फ मैं, तो वो बाई गवर्नमेंट नहीं होता, उसमें गवर्नमेंट का स्टेक होता है, गवर्नमेंट की इक्विटी होती है। बट अगर मैं पब्लिक सेक्टर बोल रहा हूँ
तो उसमें बाई गवर्नमेंट ही हो। अब फॉरेन बैंक जो होते हैं उनका मेन मोटो होता है फॉरेन एक्सचेंजेस को प्रमोट करना। जैसे मेरे को डॉलर चाहिए तो मैं जाऊंगा फॉरेन बैंक के पास, ठीक। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी फॉरेनर से डॉलर ले लूं, ऐसा काम नहीं चलता। फिर आते हैं आरआरबी। आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक। नाम से पता चल रहा है रीजनल रूरल बैंक, मतलब जो छोटे मोटे वैसे बैंक होते हैं, गाँव के जो बैंक होते हैं उन्हें रीजनल रूरल बैंक बोलते हैं। ये जनरली आते हैं नाबार्ड के अंडर, ठीक है। अच्छा, नाबार्ड से एक क्वेश्चन और आता है, नाबार्ड जो होता है वो इनको फाइनेंस वगैरह करता है, पैसे वैसे देता है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, ये जो हमारे एपेक्स इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, जैसे नाबार्ड हुआ, आरबीआई हुआ, ये लोगों से पैसे नहीं लेते। नॉर्मल सी बात है, लोगों से पैसे नहीं लेते। आप आरबीआई में पैसे जमा करके आते हो क्या? इनका मेन मोटो होता है केवल और केवल देश को सर्व करना, देश को आगे बढ़ाना, स्टेबिलिटी लाना, ये सारी चीजें। बात ईयर्स दे रखे हैं मैंने कुछ, प्लीज पढ़ लेना, प्लीज देख जाना एक बार। आरबीआई बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया 1949 में, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया 1881 में। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वही अपना चेक वाला एक्ट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, वो वाला एक्ट है। फिर आता है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट जो है वो 1934 में आया, लेकिन आरबीआई स्टेब्लिश हुआ 1935 में, कंफ्यूज मत हो जाना। आरबीआई को हम बैंक ऑफ इशू भी बोलते हैं, एसबीआई को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एसबीआई बना है 1955 में। थोड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एक बार चेक मान लें। सेविंग अकाउंट आपको बताइए, वही जो सेविंग के लिए बनाते हैं, जो हमारे वो हम लोग जैसे अकाउंट का यूज करते हैं। करंट अकाउंट वो हो गया जहां पर हम अपने बिजनेस वगैरह के ट्रांजेक्शन का यूज करते हैं। एफडी जहां पर फिक्स डिपॉजिट होती है यार अपने, एफडी तो यार कॉमन है, चलो छोड़ो। आओ आरडी। आरडी का मतलब हुआ रिकरिंग डिपॉजिट, मतलब मैं हर साल हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा डालते जा रहा हूँ एट अ फिक्स पॉइंट, मतलब एक महीने गैप पर या एक साल के गैप पर, मतलब एक फिक्स टाइम के गैप पर एक फिक्स पैसा डालते जा रहा हूँ, वो चीज आरडी हो गई। मोडा में कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एफडी बेसिक वाला हो गया, इसके ऊपर जितना गया वो सेविंग, ठीक। ये चीज मोडा का मतलब मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, लिखते चले ना साथ साथ। अब आता है रिटेल वर्सेस होलसेल बैंकिंग। रिटेल बैंकिंग का मतलब हुआ कि जब बैंक एक इंडिविजुअल कस्टमर से डील करे, ठीक, ये हो गया रिटेल बैंकिंग। होलसेल बैंकिंग का मतलब हुआ जब एक बैंक किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करे। रिटेल बैंकिंग का एग्जांपल दूं तो हाउस लोन, कार लोन, और भी कई तरह के लोन हो सकते हैं जो एक इंडिविजुअल अपने लिए लेता है। एजुकेशन लोन ले लो, इस तरह की चीजें। अच्छा, तो फिर होलसेल बैंकिंग का एग्जांपल क्या हुआ? मैंने 100,000 करोड़ दिए टू स्टैब्लिश अ न्यू रेस्टोरेंट, ऐसी वाली चीज है। तो ये हो गई होलसेल बैंकिंग, जहां पर मैं बहुत बड़े बड़े काम के लिए एक बिजनेस को पैसा दे रहा हूँ, वो होलसेल बैंकिंग है। और जहां पर एक इंडिविजुअल कस्टमर को पैसा दिया जा रहा है, वो हो गया रिटेल बैंकिंग। जहां पर इंडिविजुअल कस्टमर को पैसा दिया जा रहा है, वो हो गया रिटेल बैंकिंग। और जहां पर मैं बहुत सारे लोगों को एक साथ पैसा दे रहा हूँ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज नोन एज होलसेल बैंकिंग, ठीक। चलो, कुछ ऐसा खास नहीं है, ये वो जबरदस्ती वाला काम होता है ना कि कुछ मिल नहीं रहा तो क्या बनाए, ये बनाते हैं। चलो, अब आता है केवाईसी। केवाईसी का मतलब हुआ नो योर कस्टमर। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, नो योर कस्टमर। लिखते नहीं बनता यार, मेरे पेन को क्या हो जाता है बताना। हाँ, एक तो बजट कम है मेरा। नो योर कस्टमर। चलो, होता क्या है कि बैंक अपने कस्टमर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि मेरा कस्टमर कहाँ रहता है, क्या करता है, कहीं फर्जी अकाउंट तो नहीं है, कोई फर्जी आदमी काम ना कर जाए, क्या पता वो कस्टमर अपने बैंक अकाउंट से वो चला रहा हो, टेररिज्म की फंडिंग चला रहा हो। तो इस वजह से बैंक क्या करता है, केवाईसी निकालता है। मतलब हर बैंक में अपने डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं हमें, ताकि ये बता सके कौन बंदा, मतलब मैं हूँ कौन, कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। तो ये सब हो गया केवाईसी, मतलब अपने कस्टमर के बारे में जानो। तो बैंक नॉर्मली केवाईसी फॉर्म भरवाते हैं, आपने भरा होगा, वरना भी इन्होंने पॉलिसी निकाली थी कि कोई केवाईसी नहीं कराएगा तो उसका अकाउंट ही बंद कर डालेंगे। तो केवाईसी होती है यार अपने कस्टमर को जानने के लिए, बैंक वाले करवाते हैं कि हमें पता चले हमारा कस्टमर है कौन, ताकि कोई अनऑथराइज यूज ना हो पाए या फिर कोई गलत काम ना कर पाए। क्राइम व्राइम हो रहा है तो उसे रोका जा सके। सपोज दैट मेरे अकाउंट से क्राइम हो गया, अब मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन है उनके पास, पैन है मेरा, आधार है मेरा, तो इस ऐसी कंडीशन में नंबर है, हाँ नंबर सबसे बढ़िया चीज, तो मेरा मोबाइल नंबर है। अब ऐसी कंडीशन में मेरे लिए फ्रॉड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या मेरे लिए भागना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे बारे में पता चल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं नो योर कस्टमर। आगे लेटर ऑफ क्रेडिट एंड लेटर ऑफ गारंटी, ढंग से सुनना वरना इस कॉन्सेप्ट ऊपर से आएगा। बस एक सेकंड में आ रहा हूं। चलो,
मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ, तुम्हारा अभिनव बाबा काला जादू एक्सपर्ट इंडिया में बैठा है, एंड मेरे को अमेरिका में एक बिजनेसमैन के साथ डील करनी है। ठीक, मेरे को यहाँ पर चलो कहाँ डील करूँ, जापान में डील करते हैं। चलो जापान में किसी बाबा के साथ डील करनी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सपोज दैट मैंने क्या करा, सामान मेरे को भेजना है यहाँ से, ठीक, मैं सामान भेजने वाला हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। यार क्या हो जाता है इसको, एक सेकंड, बस एक सेकंड। हाँ सुनो, मैं यहाँ इंडिया में बैठा हूँ और मेरे को जापान में कुछ सामान भेजना है, ठीक, मैंने सामान सपोज यहाँ से भेज दिया और इस बंदे ने पैसे नहीं दिए, तो मैं क्या कर लूंगा, मेरा तो काम खराब हो जाएगा ना। अब मैं जापान जाके केस थोड़ी कर सकता हूँ, या फिर मैं जापान जाके उसका मर्डर करके पैसे ले आऊंगा, नहीं ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, बैंक का रोल बीच में आता है। मैं गया बैंक के पास, बैंक भी जापान गई होगा ऑब्वियसली, बी का बैंक होगा। मैं गया बी के बैंक के पास, मैंने कहा बैंक अगर बी मेरे को पैसे ना दे तो तुम दे देना, ठीक। तो बैंक ने कहा लो पकड़ो ये लेटर ऑफ क्रेडिट, अगर बी पैसे नहीं देता है तो मैं पैसे दे दूंगा बी के बिहाफ पर, दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। मैं गया बैंक के पास कि मैंने कहा बी पैसे ना दे तो मैं क्या कर लूंगा, वो तो जापान में रहता है, मुझे क्या पता कहाँ रहे, कैसे पैसे दे दे। तो मतलब ऐसी कंडीशन में मैंने क्या करा, बैंक से लिखवा के ले लिया कि अगर बी पैसे नहीं देगा तो बैंक पैसे दे देगा, दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट, कि अगर वो बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं पैसे दे दूंगा, बैंक ऐसा लिख कर दे देता है, दिस इज नोन एज लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, तो लेटर ऑफ गारंटी क्या हुआ, अगर ए सामान नहीं देगा तो उससे सामान दिलवाना मेरी जिम्मेदारी है, दिस इज नोन एज लेटर ऑफ गारंटी, ठीक। तो यहाँ पर बैंक बीच में आ जाते हैं, ठीक है ना। सुनो, बैंक क्या फ्री में आएगा, नहीं, पैसे चार्ज करेगा, कमीशन काट लेगा, होगा काम सिंपल। चलो अब आता है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट का यूज आज के डेट में थोड़ा सा होता है, लेकिन थोड़ा सा कम होता है। जैसे आप कभी ऑफलाइन एडमिशन कराने जाओगे ना, सीए, सीएस, सीएमए में, तो बैंक ड्राफ्ट का यूज होता है फीस पे करने के लिए, या और भी कहीं करवाओगे जैसे इग्नू वगैरह में, तो वहां भी बैंक ड्राफ्ट का यूज होता है फीस का पेमेंट करने के लिए। जैसे कि सुनो, मैं गया बैंक के पास, मैंने कहा बैंक ये लो 7,000 रुपए, मेरे को है ना किसी और को देने हैं, भिजवा दो उसे। तो बैंक पे दो ऑप्शन है, या तो वो अपने होल्डर के अकाउंट में डाल दे सीधे सीधे, ठीक है ना। तो ये चीज नॉर्मली थोड़ा सा मुश्किल होती है, जैसे हम ऑनलाइन पे करते हैं तो बैंक डायरेक्टली उस होल्डर के अकाउंट में डाल देता है, सही है। लेकिन मैं कैश लेके जा रहा हूँ और ऐसे वो किसी के अकाउंट में डाल दे तो ये चीज थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो बैंक क्या करता है, एक इंस्ट्रूमेंट इशू करता है, एक चिट्ठी इशू करता है, मतलब एक कागज देता है जिसपे लिखा होता है कि इस बंदे ने मेरे को पैसे दिए हैं, एंड मैं ये कागज उस बंदे को दे दूंगा, वो बैंक में जा करके उससे वो करा लेगा, मतलब रिडीम करा लेगा। अच्छा सुन बात, मेरे को आपको पैसे भेजने, ठीक, मैं गया बैंक के पास, मेरा अकाउंट नहीं है बैंक में, ढंग से सुनना, मेरा अकाउंट नहीं है बैंक में, मैं बस बैंक के पास गया, मैंने कहा ये लो 7,000 रुपए, मेरे को 7,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट इशू कर दो, ठीक है। बैंक ने क्या करा, डिमांड ड्राफ्ट इशू कर दिया मेरे नाम पर कि इस बंदे को पैसे, ये बंदा पैसे दे रहा है इस पर्टिकुलर बंदे को, ठीक। मैंने वो डिमांड ड्राफ्ट दिया आपको, आप गए बैंक के पास और आपने बैंक पे जाके उससे पैसे क्लेम कर लिए, खत्म काम, दिस नोन एज बैंक ड्राफ्ट। तो बैंक ड्राफ्ट का मतलब हुआ एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं बैंक जाकर के इशू करा सकता हूँ, भले ही मेरा अकाउंट ना हो बैंक में, और मैं वो आपको दे दूंगा और आप फिर जाकर के बैंक से उसके पैसे क्लेम कर लोगे, ये चीज है, ठीक। अच्छा, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या था, लेटर ऑफ क्रेडिट अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो मेरा बैंक पैसे दे देगा, ये लेटर ऑफ क्रेडिट हो गया। एंड लेटर ऑफ गारंटी का मतलब हुआ मैं अगर सामान नहीं दूंगा तो बैंक सामान दिलवाएगा या कंपनसेशन दे देगा, ऐसी वाली चीज है। अच्छा, बैंक क्या खुद पैसे दे देगा, बैंक बाद में उससे रिकवर कर लेगा ना, वो एक अलग केस रहा, और बैंक बीच में कमीशन तो काट ही रहा है, उसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा, चेक क्या होता है, चेक आपको पता नहीं है यार, चेक वही चेक के बारे में मेरे को नहीं लिखा बनाना चाहिए। अब सुनो, चेक की क्रॉसिंग क्या होती है, हालांकि इसका अलग टॉपिक आएगा, वहां मैं आपको डीपली कराऊंगा, पहले सुन लो। क्रॉसिंग का मतलब होता है चेक को ऐसे काट देना, चेक के ऊपर की तरफ आप देखना कभी दो लाइनें दिखी होंगी आपको ऐसी, इस तरह से दो ट्रांसवर्स लाइनें बना देना, इसको बोलते हैं पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन। अच्छा, क्या मैं यहां नहीं बना सकता या यहां नहीं बना सकता, लॉ बोलता है आप कहीं भी बना सकते हो, बट जनरली जो हमारे नॉर्मली चलता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, इधर ही बनाते हैं, इधर की तरफ,
उस वाले कोने पे, मतलब ये राइट वाले कोने पे, यहाँ पे 2 लाइनें ऐसे करके खींच देते हैं, तो इसका मीनिंग कुछ निकलता। इसका मीनिंग क्या निकलता है वो बता रहा हूँ, ठीक से चेक ढंग से बना, रुको 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 बना, ओके। हाँ, तो इस तरह से 2 ट्रांसवर्स लाइनें मैंने खींच दी। अब इसका मीनिंग क्या निकला ये समझ। सपोज दैट ये चेक होता नॉर्मल वाला, मतलब जिसमें लाइनें नहीं है, ये वाला चेक। मैं बैंक में जाऊंगा, इस चेक की पेमेंट मेरे को काउंटर पे ही मिल जाएगी, बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये 2 लाइनें इस पे डाल दी ऐसे करके, ये 2 लाइनें अगर मैंने इस पे डाल दी, ट्रांसवर्स लाइन इस तरह की 2 लाइनें मैंने अगर डाल दी, तो अब इस चेक का पेमेंट जो होगा वो मेरे अकाउंट में आएगा क्रेडिट होके, ठीक है ना। मतलब जैसे आप बैंक में जाओगे, अगर उस चेक में लाइनें नहीं है तो वो बैंक वाला आपको हैंड टू हैंड कैश करके दे देगा, बात खत्म। लेकिन अगर आपके चेक में इस तरह की 2 लाइनें दिख रही हैं, अगर आपके चेक में इस तरह की 2 लाइनें हैं कोने पे, तो बैंक क्या करेगा, वो आपसे बोलेगा कि वहां पर एक वो डिब्बा रखा है, उस डिब्बे में क्या करो, चेक डाल दो, ठीक। चेक के साथ एक पर्चा जाता है, मतलब एक लेटर जाता है जिसमें आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है, और बाद में वो चेक आपके अकाउंट में आ जाता है, ठीक। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग। आप क्रॉसिंग की बहुत तरह की हो सकती है, अभी पढ़ेंगे, रुक जाओ आगे। पहले आता है डेबिट कार्ड, फिर आता है क्रेडिट कार्ड। दोनों में अंतर है, आधे लोगों को पता ही नहीं होता क्या अंतर है। सुनो जरा, डेबिट कार्ड वही एटीएम जो हमें मिलता है बैंक की तरफ से। एटीएम तो हर किसी को मिल जाता है, एटीएम तो होता ही है जिस किसी का अकाउंट होता है, मेरे पे भी है। अब देखो क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपको अलग से इशू कराना पड़ता है, ये महंगे वाले लोगों की चीज है, बड़े बड़े लोगों की खैर छोड़ो, आगे देखो। एटीएम जो होता है, एटीएम कार्ड में ऐसा होता है, आप कभी भी किसी भी एटीएम में जाओ और पैसे निकाल लो। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास केनरा बैंक का एटीएम है, तो क्या मैं एक्सिस बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकता हूँ? हाँ निकाल सकते हैं। इसके लिए बीच में आता है एक रुपए, रुपए कार्ड होता है, नीचे आप देखना आपके उसमें लिखा हो कार्ड में, या मैं बोलूँ वीजा या मास्टर कार्ड, वीजा मास्टर कार्ड, तो ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं, ठीक है ना। तो इनकी वजह से पेमेंट आप कर सकते हो, कहीं पे भी किसी भी एटीएम से आप पैसे निकाल सकते हो, ठीक। मैं केनरा बैंक के एटीएम से किसी से ही पैसे निकाल सकता हूँ, एक्सिस से भी, पीएनबी से भी, किसी से भी, ठीक। तो ये हो गया एटीएम। एटीएम को मैं प्यार से बोलता हूँ डेबिट कार्ड, ठीक है। सुनो, अभी जो क्रेडिट कार्ड होता है, ये क्रेडिट कार्ड होता है वैसी वाली चीज की, मेरे पे आज पैसा नहीं है, अच्छा एटीएम से क्या होता है, डायरेक्टली मेरे अकाउंट से पैसा कट जाता है, मेरे अकाउंट से पैसा कट के आप पे पहुंच गया, दिस इज नोन एज डेबिट कार्ड। अगर मैं क्रेडिट कार्ड स्वाइप करवा रहा हूं, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे अकाउंट से पैसा नहीं कट रहा, वो पैसा एक जगह इकट्ठा होता रहता है, और एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब जैसे 1-2 महीने बाद मेरे को वो पैसा पे करना पड़ेगा आपको, सामने वाले को। तो ये हो गया क्रेडिट कार्ड। सुनो, सपोज दैट मैंने एटीएम स्वाइप करा, कल ही करा है, देखो मेरे दोस्त ने कल ही करा है, शर्ट खरीदनी है बंदे ने, खैर पार्टी भी दी थी, छोड़ो। सुनो हाँ, तो एटीएम कार्ड हमने स्वाइप करा, तो उसके अकाउंट से पैसे कट गए एंड उस दुकानदार को पैसे मिल गए, बात ठीक। लेकिन अगर मैं क्रेडिट कार्ड का यूज करता हूं तो मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटते, मेरे अकाउंट से पैसे नहीं कटते, ठीक, इतनी बात थी। अब वो होता क्या है, जैसे मैंने सपोज आज 10,000 की शॉपिंग कर ली, ठीक, अब कल कर ली मैंने 3,000 की शॉपिंग, ठीक, 10,000 और 3,000, ऐसे ही 5-7 दिन बाद मैंने 2,000 की शॉपिंग और कर ली, कितने हो गए, 15,000 रुपए। अब अगले महीने मेरे पास बिल आएगा 15,000 का अलग से, कि आपके 15,000 का बिल है, इसको पे कर दो, ठीक। तो ऐसी वाली चीज है। अच्छा, क्रेडिट कार्ड पे कई सारे तरह तरह के ऑफर भी निकलते रहते हैं, तो क्रेडिट कार्ड लोग ले लेते हैं, क्रेडिट रेटिंग वगैरह भी होती है, बहुत सारी चीजें बैंक के बारे में, इतना एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है। अच्छा सुनो, अब एक बात मैं वैसे बता दूं प्रैक्टिकली, कभी क्रेडिट कार्ड से पैसे निकालने मत चले जाना एटीएम पर, तगड़ा कटेगा। पे इन या डिपॉजिट स्लिप, अगर आपने कभी पैसे जमा करे हो बैंक में तो एक स्लिप भरते हैं यार, उस स्लिप को ही डिपॉजिट स्लिप या पे इन स्लिप बोलते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने हो आपको, या फिर आपको दूसरे अकाउंट में पैसे, मतलब पैसे जमा करवाने हो अकाउंट में, तो इस तरह की स्लिप का यूज करते हैं, नाम याद रखना है इसका, पे इन या डिपॉजिट स्लिप, आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस। ये वाला टॉपिक थोड़ा सा खास है, देख के जाना। इसको हम प्यार से बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ईएफटी, ये ईएफटी के अंडर आते हैं,
इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ये टॉपिक थोड़ा सा डीपली देखने आना, मेरे से भी अलग, ठीक है ना। एक बार देख, अगर मैं आरटीजीएस वर्सेस एनईएफटी करूं, आरटीजीएस वर्सेस एनईएफटी, अभी फुल फॉर्म नहीं मांगी थी मैंने, डिफरेंस मांगे थे। हाँ देखो, हाँ, आरटीजीएस का मतलब हुआ रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब इमीडिएट रियल टाइम, मतलब जैसे मैं बैंक के पास गया, ठीक, मैं बैंक के पास गया, उसने मेरा हाथ के हाथ सेटल कर डाला, मतलब हाथ के हाथ मैंने बैंक को पैसे दिए, उसने पैसे भेज दिए किसी और अकाउंट में, तो ये हो गया आरटीजीएस। लेकिन मैं एनईएफटी की बात करूं तो एनईएफटी का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसमें क्या होता है कि मैंने पैसे दिए, ठीक, मैंने पैसे दिए, अब मेरे जो पैसे जाएंगे वो थोड़ी देर बाद जाएंगे, जैसे कि ये हो गया एनईएफटी 1, ये हो गया एनईएफटी 2 और ये हो गया एनईएफटी 3। अब बैंक एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, जैसे सपोज 11 बजे, फिर 1 बजे, फिर 3 बजे सपोज, तो ऐसे ट्रांसफर करता रहेगा। अब 11 बजे तक जितने भी आ गए सब चले गए, ठीक, 1 बजे तक जितने आ गए वो चले गए, फिर 3 बजे तक जितने आ गए उतने चले गए। आरटीजीएस में क्या है, जैसे आएगा वैसे जाएगा, मतलब ये एक पैसा भेजने का तरीका है। सपोज दैट मेरे को किसी को पैसे भेजने हैं मुंबई में, आज यहाँ खुर्जा पे बैठ के मेरे को किसी को मुंबई पर पैसे भेजने हैं, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं आरटीजीएस करूंगा या मैं करूंगा एनईएफटी। तो अगर मैंने आरटीजीएस करा तो मेरा पैसा तुरंत के तुरंत, मतलब अभी जैसे 12 बज रहे हैं तो 12 बजे तुरंत के तुरंत चला जाएगा, ठीक। अगर मैं एनईएफटी करूंगा तो जैसे बैंक की साइकिल होती है, जैसे 11 बजे के बाद 1 बजे जाएगा, तो मेरा पैसा फिर 1 बजे ट्रांसफर होगा, ठीक। तो रियल टाइम में मेरा पैसा सेटल हो रहा है, तो ये हो गया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। लेकिन एनईएफटी जो होते हैं वो बैचेस में सेटल होते हैं, ये सेटल होते हैं बैचेस में। बैचेस कैसे, 11 बजे वाला बैच, 1 बजे वाला बैच, इस तरह से। और आईएमपीएस क्या होता है, आईएमपीएस हम यूज करते हैं जनरली यूपीआई के तौर पर। पहले एक बार ये देख लो, अमाउंट याद कर लेना ब्रो, नहीं ये नहीं, मैं दिखा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना या मतलब पढ़ लेना, 1 मिनट देखो। हैं क्या पॉइंट्स, 1 सेकंड, नहीं ये तो पुरानी लिमिट्स आ रही यार, रुक जाओ, लेट मी चेक। इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी होती हैं, अब मेरे को याद नहीं आ रही एक्चुअली, आप देख लेना, ये रही है, नहीं यार ये नहीं है, छोड़ो, एक बार आप देख लेना अपनी तरफ से, मेरे को मिल तो नहीं रहा यार। आरटीजीएस एंड एनईएफटी लिमिट्स, हाँ देखो ये याद कर लेना, ठीक है ना, कर लेना, ओके। आओ सुनो, अब आईएमपीएस यार वही यूपीआई वाला सिस्टम जो आप अपने फोन से करते हो उसे बोलते हैं आईएमपीएस। अच्छा, इन्हें गवर्न कौन करता है, इन्हें गवर्न करता है एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आरबीआई नहीं है, एनपीसीआई है, इन तीनों गवर्न करता है एनपीसीआई, थोड़ा ध्यान रखना। और ये जो अपने वो होते हैं क्लियरिंग हाउस, उन्हें आरबीआई सेटल करता है। क्लियरिंग हाउस थे ना वो चेक वाले, चेक क्लियर करने वाला काम, चेक क्लियरिंग हाउस, तो वो आरबीआई सेटल करता है, थोड़ा ध्यान रखना। ब्रांच बैंकिंग, अरे बैंकों की ब्रांच खुली होती है ना, इन्हीं को ब्रांच बैंकिंग बोलते हैं। अच्छा, कई जगहों पर क्या होता है, सिंगल बैंक होते हैं, इंडिया में नहीं है, यूएसए वगैरह में सिंगल बैंक होते हैं, तो उसे बोलते हैं यूनिट बैंक। जैसे देखो ब्रांच अपनी जैसे ले लो, एसबीआई ले लो, एसबीआई की ब्रांच यहाँ भी है, मुंबई में भी होगी, उधर भी होगी, इधर भी होगी। सबका डाटा एक जगह पर स्टोर होता है और सब लोग एक ही डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं से भी, ठीक। मैं यहाँ की ब्रांच पे जाऊँ, कहीं और की ब्रांच पे जाऊँ, बात एक ही है, ठीक है ना, इसमें कुछ नहीं। अब देखो सुनो, अब आता है चेन बैंकिंग। चेन बैंकिंग का मतलब होता है जब एक या एक से ज्यादा बैंक किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के अंडर आते हैं। अच्छा, तो एक ग्रुप बैंकिंग क्या हुआ, ये भी सेम कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, बट यहाँ पर ये आ रहे थे इंडिविजुअल के अंडर, और यहाँ ये अंडर आ रहे हैं अंडर अ कंपनी, किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। अब देखो मोबाइल बैंकिंग का मतलब हुआ ऐप के थ्रू, ठीक, और ई बैंकिंग का मतलब हुआ वेबसाइट के थ्रू। कोई अंतर नहीं है, जबरदस्ती वाले अंतर बनाए गए हैं, बस एक बार याद कर लेना प्लीज। फोन बैंकिंग का मतलब हुआ कॉल,
है बैंकों में कॉल होती है, जी हाँ कॉल होती है। आपके अकाउंट में अगर अचानक से सपोज दैट आप चेक वेक काटते हो 10,000 के और अचानक से आपने चेक काट दिया 10 लाख रुपए का, बैंक वाले कॉल करके पूछते हैं कि आपने चेक सही आप नहीं काटा है ना, कहीं फ्रॉड वॉड का चक्कर तो नहीं है। इस तरह कॉल भी आती है उनके। वहां देखना आप किसी बैंक में जाओगे तो उनके काउंटर पे वो रखे होते हैं फोन, टेलीफोन देख लेना, लिख रखे होते हैं। यूपीआई आप यूज करते हो, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वही अपना जो फोन पे, पेटीएम, वो गूगल पे, ये सब चीजें स्कैन कर दो यार, पे कर दो, वही चीज। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखना जरा। नेशनलाइजेशन का मतलब होता है जब सरकार एक्वायर कर लेती है सम प्राइवेट बैंक्स फॉर द नेशनल मोटिव। जैसे अब तुम्हें पता है अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में बैंक दे दिए जाएं तो प्राइवेट सेक्टर वाले तो लूट डालेंगे लोगों को, लोन लेना मुश्किल पड़ जाएगा। अच्छा, वसूली के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, तो अनऑर्गेनाइज हो जाता है सब कुछ। तो सरकार ने क्या करा, कुछ बैंकों को अपने अंडर ले आई, इसी को बोला गया नेशनलाइजेशन। तो एक डेट याद करनी है आपको, 14 बैंक्स, 14 बैंक्स, 14 बैंक्स 1969 में नेशनलाइज करे गए, 1969 में नेशनलाइज करे गए, 1969 में नेशनलाइज करेगा। ठीक, अब देखो 14 है और 69 है, मेरे को याद कराने की जरूरत नहीं है। चलो, अब आता है आरबीआई। आरबीआई हो गया एपेक्स बैंक। एपेक्स मतलब सबसे ऊपर वाला बैंक। तो ये होता है बैंकों का भी बैंक, बैंकों का भी पापा। अच्छा, एपेक्स आएगा तो आपके पास दो ही ऑप्शन रहेंगे, या तो आरबीआई होगा या नाबार्ड होगा। अगर रूलर की बात कर रहा हो तो नाबार्ड होगा, वरना आरबीआई होगा। ठीक, आरबीआई बना है 1935 में और इसका जो एक्ट आया था वो आया था 1934 में, एक्ट 34 में। ठीक है ना, इसका थोड़ा ध्यान रखना। चलो, अब आरबीआई का काम क्या है? सबसे पहला तो नोट छापना, ये देखना। लेकिन जो क्वाइन वाइन होते हैं और 1 रुपए नोट होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस छापती है। ठीक, एजेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट की तरह काम करता है। इसके अलावा बैंकर्स बैंक, बैंकों का पापा होता है, बैंकों को लोन वोन देता है, बैंकों की सारी जरूरतें पूरी करता है, ये सारी चीजें। इसके अलावा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब जब बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिल रहा तो आरबीआई से पैसा उठाते हैं एंड काम खत्म। इसके अलावा क्रेडिट कंट्रोलर, मतलब बैंक ज्यादा उधार ना दे दें, बैंक पैसे क्रिएट ना कर दें, इसका ध्यान रखना आरबीआई का काम होता है। मैं क्रेडिट क्रिएशन और क्रेडिट कंट्रोल आपको नहीं समझा सकता, इसके लिए मेरे को आधा घंटा लग जाएगा, छोड़ो, इसीलिए सुनो। क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट लिखा है, क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएशन, ये होता है, क्रेडिट क्रिएशन जो होता है वो होता है बाई कमर्शियल बैंक। क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कमर्शियल बैंक्स। यार लिखो लिखो, अपने हाथ पे लिखो। क्रेडिट क्रिएशन करते हैं कमर्शियल बैंक और क्रेडिट कंट्रोल करता है आरबीआई। कंट्रोल करना आरबीआई का काम है, क्रेडिट क्रिएशन करना उसका काम है कमर्शियल बैंक का। मीनिंग में नहीं बता पाऊंगा अभी, है छोड़ो। आगे देखो, रिजर्व बैंक, रिजर्व फॉरेन रिजर्व से खेलना। देखो आरबीआई का काम होता है कि वो सारे फॉरेन रिजर्व्स को मेंटेन करे, फॉरेन रिजर्व कहीं गिर ना जाए, फॉरेन रिजर्व कहीं ज्यादा ना आ जाए, अपनी करेंसी की वैल्यू गिर ना जाए, अपनी करेंसी की वैल्यू ज्यादा ना बढ़ जाए तो अच्छी बात है, गिर ना जाए। तो ये सारा कंट्रोल करना आरबीआई का काम होता है। आरबीआई चेक करता है कि कहीं हमारे देश की फॉरेन करेंसी गिर ना जाए, ठीक है ना, हमारे देश की फॉरेन करेंसी रिजर्व ना गिर जाए, या हमारे देश की करेंसी ना गिर जाए, या फिर सामने वाले देश की करेंसी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए, ये सारा देखना आरबीआई का काम होता है। ठीक, आगे देखो। अच्छा, आरबीआई चेक कैसे करता है? ये करता है बाय मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी और एक होती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी जो होती है वो बाई गवर्नमेंट होती है। फिस्कल पॉलिसी में जनरली टैक्स और रेवेन्यू आते हैं। ठीक, फिस्कल पॉलिसी बाई गवर्नमेंट होती है जिसमें टैक्स और रेवेन्यू आते हैं, और जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो होती है आरबीआई की, जिसमें आता है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाती हैं। मनी सप्लाई हुआ, इंटरेस्ट रेट हुआ, ये सब। अच्छा सुनो, अब ये सीआरआर और एसएलआर क्या है? सीआरआर का मतलब हुआ कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, बैंकों को कुछ हिस्सा आरबीआई के पास रखना पड़ता है अपने डिपॉजिट्स का। सपोज मैंने 100 रुपए दिए बैंक को, ठीक, एज अ डिपॉजिट। सपोज मैंने बैंकों को 100 रुपए दिए एज एन डिपॉजिट, ठीक है ना। अब ऐसा थोड़ी है कि बैंक 100 के 100 रुपए को बाजार में दे देगा एज अ लोन, बैंक ऐसा नहीं कर सकता। उसके ऊपर बैठा है आरबीआई। आरबीआई बोलता है कि आप 100 के 100 रुपए डिपॉजिट के तौर पर नहीं दे सकते,
लोन के तौर पर नहीं दे सकते। कुछ पैसा बैंकों को आरबीआई के पास जमा करके रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सीआरआर। ठीक, बैंक कुछ पैसा जमा करते हैं आरबीआई के पास, जिसे बोलते हैं सीआरआर। ओके, एंड बैंक कुछ पैसा अपने पास भी रखते हैं, जिसको बोलते हैं एसएलआर। एसएलआर का मतलब होता है जो पैसा बैंकों ने अपने पास रख रखा है। ठीक, कुछ पैसा बैंक आरबीआई के पास रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं सीआरआर, और कुछ पैसा बैंक अपने पास रखते हैं, जिसे हम बोलते हैं एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है बाय लॉ, लॉ ने बोल रखा है इतना लिक्विडिटी तो आपको बना के रखनी पड़ेगी। ठीक, जैसे 100 का 10 रुपए यहाँ रख लिया और 18 रुपए यहाँ रख लिया। ठीक, इतनी रेट चल रहे हैं, 10 और 18% ही चल रहे हैं आसपास। चलो, इनको मिला करके हम बोलते हैं एलआरआर, मतलब ये जो 28 रुपए मैंने बचा के रख लिए, इसको बोलते हैं एलआरआर। अब इससे 28 रुपए अगर मैं हटा दूं तो बचे कितने, 72 नहीं, 72 नहीं, हाँ 72। तो ये जो 72 है, ये बैंक एज एन लोन बांट सकता है। ठीक, ये बैंक एज एन लोन बांट सकता है, इसमें कोई शक की बात है। चलो, अच्छा, अब अगर सीआरआर बढ़ जाए, सोचो सपोज सीआरआर और एसएलआर बढ़ गया, मतलब ये हो गया 40 रुपए, तो बैंक कम लोन बांटेगा या ज्यादा लोन बांटेगा। ठीक, सपोज 40 हो गया, अब बैंक कम लोन बांटेगा या ज्यादा बांटेगा। 100 का तो डिपॉजिट था, 40 निकालने पड़े, बचे 60 रुपए, तो लोन 60 का बच पाएगा, यानी लोन कम बच पाएगा। जब लोन कम बच पाएगा तो लोन महंगा बटेगा या सस्ता बटेगा, सीधी बात है, बैंक लोन महंगा होगा। जब लोन महंगा हो जाएगा, दैट मीन्स मनी सप्लाई बढ़ेगी या गिरेगी, सीधी बात है यार, लोग कम लोन लेंगे तो मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली गिरेगी। जब मनी सप्लाई गिर गई तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी गिर जाएगी। ठीक, क्योंकि हमें पता है डिमांड मतलब खर्चा, और जब पैसा ही नहीं आ रहा, सप्लाई मनी की कम है, तो डिमांड ऑटोमेटिकली गिरेगी। ठीक, जब डिमांड गिर गई दैट मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। ठीक, अगर समझ में आया ताली बजा दो। चलो सुनो, होता क्या है सीआरआर और एसएलआर, हालांकि यहाँ के मुद्दे हैं नहीं, ये मैं बता ही रहा हूँ, बस छोड़ो। सुनो, सीआरआर का मतलब होता है वो पैसा जो बैंक आरबीआई के पास बचा के रखता है, और एसएलआर का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, जो लॉ बोलता है कि आपको एज एन लिक्विड एसेट रखना पड़ेगा, कि कहीं बैंक पे कोई पैसा लेने जाए और वो बैंक बोलते कि पैसा ही नहीं है, जैसे एटीएम में पैसा होता है, तो वो एसएलआर की वजह से होता है। ठीक है, और सीआरआर का मतलब होता है जो आरबीआई के पास रखा हुआ पैसा है। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एलआरआर, लीगल रिजर्व रेशो। ठीक, होता क्या है कि आरबीआई जो होता है उसमें आरबीआई जो होता है वो उसको डिटरमाइन करता है कि ये कितने रखने हैं। अगर वो इसे कम या ज्यादा कर दे तो उसका फर्क पड़ता है मनी सप्लाई पर। ठीक, जैसे अगर मैंने सीआरआर बढ़ा दिया, दैट मीन्स लोन कम दे पाएगा बैंक। जब बैंक लोन कम दे पाएगा तो ऑटोमेटिकली लोन महंगा मिलेगा। जब लोन महंगा मिलेगा दैट सिंपली मीन्स कि लोग कम लोन लेंगे, दैट सिंपली मीन्स कि मनी सप्लाई कम होगी। जब मनी सप्लाई कम होगी दैट मीन्स कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो खरीदेंगे नहीं, दैट मीन्स डिमांड धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जब डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, उल्टा केस आएगा डिफ्लेशन में। ठीक, अब मैं बात करूं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। इसका मतलब होता है सिक्योरिटी को बेचना एंड खरीदना, सिक्योरिटी की सेल एंड परचेज। ठीक, सपोज दैट आरबीआई ने सिक्योरिटी बेची है, तो इकोनॉमी से पैसा जाएगा या आएगा। मैं आरबीआई हूं, मैंने सिक्योरिटी बेच दी, तो इकोनॉमी में पैसा आएगा या जाएगा। बोलो, सीधी बात है, इकोनॉमी से पैसा जाएगा, क्योंकि मैंने सिक्योरिटी बेची है ना, तो पूरा पैसा मेरे पास आ गया आरबीआई के पास। ठीक है ना, मेरे पास कोई बुक है, मैंने वो बुक आपको बेच दी, तो ऐसी कंडीशन में सारा पैसा मेरे पास आ गया। लिक्विडिटी खत्म हो गई, दैट मीन्स लोगों के पास पैसा कम बचा, दैट मीन्स वो कम खरीद पाएंगे, डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, बात खत्म। अच्छा, परचेज में उल्टा हो जाएगा। परचेज में ऐसे कि मैंने वो करा, आरबीआई ने क्या करा, सिक्योरिटी खरीद ली। जब सिक्योरिटी खरीद ली, जैसे मैंने आपसे बुक खरीद ली, तो आपके पास पैसा आएगा ना, तो इकोनॉमी में पैसा आ गया, दैट मीन्स कि डिमांड जो है वो लोग ज्यादा कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ज्यादा होगा, तो यहाँ पर डिफ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरह से आरबीआई इन सारी पॉलिसीज का यूज करता है इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये एक बार बस देख लेना, इनके बारे में बता नहीं रहा। मॉरल सुएशन का मतलब है आरबीआई केवल और केवल सलाह दे देता है बैंकों को, इन्फ्लेशन है लोन कम बांटो, डिफ्लेशन है लोन ज्यादा बांटो, बात।
ठीक है, समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फुल फॉर्म याद कर लेना, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, छोड़ो। अब देखो, दो तरह के डिपार्टमेंट होते हैं इन आरबीआई। पानी पी लूं, 2 मिनट। मम्मी, चलो, तो एक हो गया इशू डिपार्टमेंट और एक हो गया बैंकिंग डिपार्टमेंट। सबसे पहले इशू डिपार्टमेंट का काम भाई यार पैसे नोट वोट के लिए कागज वागज लेके आना, और बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम है उसे सर्कुलेट कर देना, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। इशू डिपार्टमेंट का काम है बैंक को नोट वोट के लिए पैसे लाना और उसे छापने के लिए हेल्प करना। बैंकिंग डिपार्टमेंट का काम है उस करेंसी को सर्कुलेशन में लेके आना। बात इस तरह से नोट छापे जाते हैं, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मैकेनिज्म होता है। छोड़ो, बैंकों का वैसे में पूरा सिस्टम बताने वाला है, नोट कैसे छापे जाते हैं। अब अच्छा, जो बता दें, ट्रीट इट एज अ ब्रेक। 2 मिनट मैं आपको आराम से समझाऊंगा, सुनना। एग्जाम पॉइंट से नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, हो भी सकता है आ जाए, बट वैसे बता रहा हूँ नोट छापते कैसे, नोट चलते क्यों है। देखो, एक चीज होती है प्रोमिसरी नोट, आपको पता हो तो। प्रोमिसरी नोट का मतलब हुआ एक नोट जिसमें मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, आई विल प्रोमिस यू, आई प्रोमिस यू टू पे, आई प्रोमिस टू पे, आई प्रोमिस टू पे सपोज 100 रुपए, ठीक, आई प्रोमिस टू पे 100 रुपए। अब ऐसे में क्या होगा, आपके पास ये नोट चला गया, मतलब एक कागज का टुकड़ा चला गया कि आई प्रोमिस टू पे 100 रुपए, ठीक है ना, इसमें कोई शक की बात नहीं। चलो, अब आपने क्या करा, इस प्रोमिसरी नोट को किसी और बंदे को दे दिया, ठीक है, दे सकते हो। अब उस बंदे ने किसी और बंदे को दे दिया, तो इस तरह से प्रोमिसरी नोट घूमने लगा, और अब जिस किसी को भी लास्ट में नोट मिलेगा वो इसका पैसा मुझसे क्लेम कर लेगा। नहीं समझ में आया, दोबारा सुनो। प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही होता है कुछ कुछ। मैंने आपको लिख कर दिया कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा, एक कागज पर लिख के दिया मैंने आपको, ठीक, मैंने कागज पे आपको लिख कर दिया है कि मैं आपको 100 रुपए दे दूंगा। अब ये कागज आपके पास है, ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी और को पैसे देने थे, तो आपने उसे पैसे की जगह मेरे लिखा हुआ कागज दे दिया कि इससे ले लेना। अब सपोज उस बंदे को भी किसी और बंदे को पैसे देने थे, तो उसने ही मेरा लिखा हुआ कागज उसे दे दिया और बोला कि इससे ले लेना, ठीक, सही है। चलो, अब देखना, अब अपना नोट उठाओ, नोट कोई सा भी नोट उठाओ, उस पे भी ये लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बियरर इतने रुपए, मैं धारक को इतने रुपए देने का वादा करता हूं। तो आरबीआई इस तरह का नोटिस, आरबीआई का जो गवर्नर है वो इस तरह का प्रोमिसरी नोट इशू करता है, जिसमें वो लिख कर देता है कि मैं इस बंदे को पैसे दे दूंगा। तो जिस बंदे के हाथ में वो नोट होगा वो आरबीआई से जाकर के पैसे क्लेम कर सकता है। दैट्स वाई नोट की वैल्यू अपने आप में हो जाती है। अच्छा, तो क्या मेरे को अगर नोट प्रोमिसरी नोट छापना है तो मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए क्या? अगर मेरे को आपको 100 रुपए का प्रोमिसरी नोट लिख कर देना है तो मेरे पास 100 रुपए होने चाहिए क्या? बोलो हाँ, होनी चाहिए। तो आरबीआई के पास भी उतना पैसा होना चाहिए जितना वो देने का प्रॉमिस कर रहा है। तो आरबीआई क्या करता है, एक रिजर्व बना के रखता है, रिजर्व बना के रखता है फॉरेन एक्सचेंज का एंड गोल्ड का। आरबीआई रिजर्व बना के रखता है फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड का, जिसके बदले वो प्रोमिसरी नोट इशू करता है, जिससे हम यूज करते हैं एज एन करेंसी, ठीक। तो ये प्रोमिसरी नोट का कॉन्सेप्ट लगता है हमारे नोट्स पर। अच्छा सुनो, तो क्या मैं अपने भी नोट छाप सकता हूं इसी तरह से कि जिस बंदे को पैसे चाहिए मुझसे ले जाना, मेरे नोट चला दो? कर सकता हूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने नोट छाप सकता हूं। अगर मैं इतना लिख कर दे दूं आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपए, तो मेरे नोट भी चल जाएंगे। जब मेरे नहीं चलेंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन के जिस पर ट्रस्ट करते हो उसके चल जाएंगे। तो आरबीआई ने क्या करा, एक वो निकाला, मतलब आरबीआई एक्ट में एक लिमिटेशन डाल दी कि आप ऐसा नोट बना ही नहीं सकते प्रोमिसरी नोट जिसपे लिखा हो आई प्रॉमिस टू पे 100 रुपए। आपको यहां पर लिखना पड़ेगा टू अभिनव। आपको 100 रुपए देने हैं, किसको देने हैं? अभिनव को। तो ये चीज डालनी पड़ेगी, जिस वजह से ये चीज ज्यादा आगे नहीं फैल पाएगी, ठीक है ना, समझ रहे हो? मतलब ये प्रोमिसरी नोट इशू हुआ है अभिनव के नाम पर।
अब ये मेरे से कितना हो सकता है, 2-3 लोग ले लें, इससे ज्यादा लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मेरे नाम पे इशू है, कल को वो मना भी तो कर सकता है पेमेंट करने से। तो आरबीआई ने ये कंडीशन डाल दी कि आप ऐसा प्रोमिसरी नोट बना ही नहीं सकते जिसपे नाम ना लिखा हो। तो इसीलिए आप देखना प्रोमिसरी नोट पर कभी भी बिना नाम का प्रोमिसरी नोट मिलेगा ही, ठीक है ना। शायद कॉन्सेप्ट खुलनी हो, एक बार मैं एक चीज और दिखा दूं, लगे हाथ। आरबीआई नोट, आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज एंड गोल्ड रिजर्व, मस्त मजा आएगा। देखो क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है ना। हाँ ज्यादा थोड़ी है, और ज्यादा थोड़ी है, देखो थोड़ा सही है बस। यूएस डॉलर है वे, रुपी नहीं है, ठीक है, बिलियन बस। तो इतने रुपए आज के डेट में हमारे इंडिया में चल रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अनलिमिटेड नोट नहीं छापे जा सकते। जितना गोल्ड या जितना फॉरेन करेंसी रखी हो उसके बिहाफ पर ही मैं प्रोमिसरी नोट यानी नोट इशू कर सकता हूँ। अभी एक कागज के टुकड़े की वैल्यू है, मतलब मैं किसी भी दिन जाकर के आरबीआई से क्लेम कर सकता हूँ। करना क्यों है लेकिन, छोड़, आओ 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 आओ, चलो 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 सुनो। अब ये सिंगल है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, तो इलिटरेट पर्सन का अकाउंट खुल सकता है क्या? हाँ खुलता है, सबका खुलता है। वो लगा दो, अंगूठा लगा दो, अंगूठा लगा के चल जाता है। इसके अलावा मैं देखूं माइनर का अकाउंट खुलता है। मैं भी बच्चा हूँ ब्रो, 10-12 साल का, मेरा भी अकाउंट चलता है, लेकिन उसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं चलती, या फिर मैं बोलूँ तो चेकबुक नहीं मिलती मेरे को, तो माइनर का अकाउंट चलता है। मैरिड वुमेन, इन्होंने क्या बिगाड़ा है, इनका तो अकाउंट चलता ही है, लेकिन मरता हमेशा पति है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि पति की जिम्मेदारी है पत्नी, ठीक है। अब ये होती है पर्दा नशीन वुमेन, इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये आपको शायद ना बताओ। पर्दा नशीन वुमेन इस तरह की वुमेन होती हैं जिनके ऊपर मतलब रिस्ट्रिक्शन डाली जाती हैं। कुछ औरतें होती हैं जिन्हें घर से नहीं निकलने दिया जाता, जिनको पता ही नहीं होता कि सोसाइटी चलती कैसे है। मतलब ये मानो उन्हें हमेशा से जिंदगी भर घर में ही रखा गया, उन्हें पता ही नहीं है घर के बाहर भी एक दुनिया है। ऐसी वुमेन को हम बोलते हैं पर्दा नशीन वुमेन। होता क्या है, पर्दा नशीन वुमेन को कुछ भी नहीं पता होता कि देश कैसे चलता है, होता क्या है, क्या होता है। इवन उनके पास फोन नहीं होता, इवन उनके पास किसी तरह की फैसिलिटी नहीं होती, घर वालों से बात करने दिया जाता है और वो भी नहीं करने दिया जाता, होता ऐसा। तो पर्दा नशीन वुमेन को कांटेक्ट करना अलाउड होता है, बट ऐसा माना जाता है कि उन पर इन्फ्लुएंस है उनके घर वालों का, उसके पति का, उसके फादर का, या किसी का भी हो सकता है। तो पर्दा नशीन वुमेन को कांटेक्ट करना अलाउड है, बट गलती किसकी मानी जाएगी अगर कुछ होता है, पर्दा नशीन वुमेन की या बैंक की? ऑब्वियसली बैंक की। इसीलिए बैंक को हर एक बात बतानी पड़ेगी पर्दा नशीन वुमेन को। अगर बैंक हर एक बात बता करके पर्दा नशीन वुमेन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाता है तो बैंक सेफ है, वरना बैंक के साथ दिक्कत है। तो पर्दा नशीन वुमेन को कांटेक्ट करना अलाउड होता है, लेकिन एडवाइसेबल ये है कि बैंक जाकर पर्दा नशीन वुमेन को चेक करे, मतलब उसके घर वालों को चेक करे, घर वालों के बारे में पता लगाए, एंड वो पूरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करे पर्दा नशीन वुमेन को। ऐसा अज्यूम करा जाता है पर्दा नशीन वुमेन को कुछ भी नहीं पता, ठीक है। चलो, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये सब लॉ में लिखा है। आगे देखो, एनआरआई, कोई बंदा सपोज बाहर रह रहा है तो उसको अकाउंट खोलने दिया जाए क्या? कैसी बातें कर रहे हो, अगर उसे अकाउंट नहीं खोलने दोगे ना तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। सपोज कोई बंदा बाहर रहता है, उससे पैसे भेजने इंडिया, कैसे भेजेगा? लेके आएगा क्या अपने हाथ में? नहीं ना। तो अगर वो पैसे नहीं भेजेगा, देश की इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। अब वो पैसे भेज रहा है, एक तो वो इकोनॉमी को फायदा कर रहा है, ऊपर से तुम उसका अकाउंट ना खुलवाओ, बहुत बड़ी दिक्कत है। तो एनआरआई बंदों को पैसे भेजना अलाउड है, मतलब अकाउंट खोलना अलाउड है, वो पैसे ही भेज सकते हैं। लेकिन स्पेशल टाइप के अकाउंट होते हैं, नॉर्मल अकाउंट नहीं खोल सकते। एनआरआई का मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, जो बंदा इंडिया में नहीं रहता, बाहर का बंदा, मतलब ओरिजिनली इंडिया का है, इंडिया का सिटीजन है, बट रहता बाहर है, ठीक। सिटीजन होना और रहना दोनों अलग अलग चीजें हैं। रहना मतलब रेसिडेंट, और सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है। एक बंदा एक जगह का सिटीजन रह सकता है इंडिया के लॉ के हिसाब से, जैसे अक्षय कुमार कनाडा का सिटीजन है, इस तरह से। चलो आगे देखो। अब देखो फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड उनका बैंक अकाउंट। सोल प्रोप्राइटर का अकाउंट, एक बंदा होता है यार, उसका अकाउंट खोल दो, उसकी लायबिलिटी रहेगी, बात खत्म। पार्टनरशिप का अकाउंट खुलता है, सारे पार्टनर का नाम जुड़ा होता है उस अकाउंट में, सारे पार्टनर ऑपरेट कर सकते हैं उस अकाउंट को, इसीलिए बैंकों को उस अकाउंट को मैनेज करना थोड़ा मुश्किल लगता है।
ये अपने आप में सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। इनका जो अकाउंट होता है ये इनके नाम पे ही होता है। जैसे कंपनी है तो कंपनी का अकाउंट अपने नाम पर होगा, कंपनी के नाम पर। पार्टनरशिप का जो अकाउंट होगा वो सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे, और कंपनी का जो अकाउंट होता है उसके लिए कंपनी ही लायबल होती है। पार्टनरशिप के अकाउंट के लिए सारे पार्टनर लायबल होंगे। ठीक, ये तीनों के लिए सुनो, आपको बताया ना कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, तो कंपनी अपना बैंक अकाउंट खुद खोल सकती है। ठीक, एलएलपी में भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, तो वो भी अपना अकाउंट खुद खोल सकती है। सोल प्रोप्राइटर में एक बंदा, उसकी सारी जिम्मेदारी है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर सेवरली एंड लीगली लायबल होते हैं। ठीक, क्योंकि पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और पार्टनरशिप फर्म दो जिसमें एक जान। पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म मतलब जो बिजनेस है और पार्टनर है दोनों एक ही होते हैं। ठीक, तो इन दोनों में पर्सनल लायबिलिटी आती है, बट ये तीनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, इस वजह से पर्सनल लायबिलिटी ऑफ मेंबर या ओनर नहीं आती। चलो, नॉमिनी बना सकते हैं, आप सब बनाते हैं यार अपने नॉमिनी। माइनर, माइनर को सारे राइट्स नहीं दिए जाते, माइनर को कुछ स्पेशल तरह के राइट दिए जाते हैं। अच्छा, एक चीज होती है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड मतलब थोड़ा सा जिसका दिमाग कम चलता हो। जैसे कोई बंदा पी के बैठा है, अनसाउंड माइंड का मतलब कोई बंदा जैसे पी के बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि उस बंदे को अकाउंट खोलने की वो नहीं होती परमिशन। माइनर को भी अकाउंट खोलने की परमिशन नॉर्मली नहीं होती, वो अपने गार्जियन के नाम पर वो खोल सकता है। जैसे मैंने अकाउंट खोला था तो मेरे को अपनी मम्मी के साइन करवाने पड़े थे, तो ऐसी वाली चीज है। अब देखो कागज पे और छोड़ो, आगे देखो पासबुक और कैश बुक। कैश बुक मतलब जो एंटिटी अपने पास बना के रखती है। एक बिजनेस जो अपने पास जो बुक बना के रखता है उसे बोलते हैं कैश बुक, जिसमें वो सारी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। और पासबुक बैंक की तरफ से मिलती है, जिसमें बैंक सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। एंड एट लास्ट इन दोनों को मैच कराया जाता है, जिसके लिए हम बनाते हैं बीआरएस। खैर पूछा नहीं जाएगा, पेपर के पॉइंट से रिलेवेंट है, बस इतना ध्यान रखो। कैश बुक बनाता है वो बिजनेस, और पासबुक बनाता है बैंक। अच्छा, पासबुक की कॉपी मिल जाती है क्या? पासबुक की सारी ट्रांजेक्शन मिल जाती है? हाँ मिल जाती है। आप जाओ बैंक के पास, बैंक आपको छाप के दे देगा पूरी पासबुक। लेकिन बैंक बोलता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पासबुक मंगवाओ ना, इलेक्ट्रॉनिकली देख लो। आजकल तो सब कुछ ऐप पे हो जाता है, वेबसाइट पे हो जाता है। करना क्या है आज की डेट में, अगर मैं तमीज से आपको बताऊं तो आज की डेट में आप बैंक पर एक तो क्या बोलते हैं इसे, एक तो अपना अकाउंट क्लोज करना, एंड दूसरा मैं ले लूं तो डिपॉजिट करना, पैसे जमा करना, एंड टीसीडीज में ले लूं लोन को रीपे करना। ये तीन काम छोड़ दिए जाएं तो आप दुनिया का कोई भी काम, नॉमिनी बदलना, अकाउंट खुलवाना, कुछ भी, सारे काम कर सकते हो। एक तो रीपेमेंट नहीं कर सकते लोन का, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप लोन रीपे करो ही मत। इसके अलावा क्लोजर ऑफ अकाउंट, अकाउंट क्लोज मत करो, इसके लिए भी वहां जाना पड़ता है। और इसके अलावा एक चीज और, हाँ पैसे जमा करना। पैसे कैसे जमा कर दोगे यार, रोकड़ा कैसे कर दोगे, तो ऐसी वाली चीज है। चलो, चेक। अच्छा, चेक और चेक, चेक और चेक, कुछ बोलेंगे नीचे वाला, सब बोलेंगे नीचे वाला, मैं बोलूंगा दोनों सही है। ये बाई ब्रिटिश इंग्लिश है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, और ये अमेरिकन इंग्लिश है जो अमेरिका वाले यूज करते हैं। डोंट नो व्हाई ये चेक बोलते हैं अमेरिका वाले, चलो छोड़ो, फिर भी पता होना चाहिए। चलो सुनो, अब आता है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग के ऊपर चर्चा करेंगे, सुनना ढंग से। पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन, पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन यही बनाऊं या कहीं पे बना दूं, कहीं बना दो, बट नॉर्मली इधर ही बनाते हैं, राइट हैंड कॉर्नर पे, टॉप साइड पर। ठीक, इधर की तरफ देख लेना, उठा के देख लेना, चेक वेक अपने घर के आसपास किसी से भी लेके देख लेना है, एक चेक देखना है। तो चेक में अगर मैंने क्रॉसिंग कर दी तो वो आपको कैश करके नहीं दे सकता बैंक वाला। अगर आपके चेक पर मैंने इसे निशान बना दिए, दो लाइनें खींच दी, तो अब वो आपको काउंटर पर कैश नहीं दे सकता। अब इसका पेमेंट होगा बाय एन आपका अकाउंट। अब वो क्या बोलेगा आपसे कि आपका चेक क्रॉस्ड है ना, तो आप क्या करो, यहाँ पर एक बॉक्स है, चेक बॉक्स, देखना आपके बैंक जाओगे ना, देखना बैंक जाके देखो यार, ऐसे क्या समझ में आएगा। बैंक जाके देखोगे तो वहां पर एक बॉक्स बना होता है, वहां पे लिखा होता है चेक यहाँ डालें, अपना चेक यहाँ डालें, एरो बना होता है। तो वहां आप जाके देखोगे तो दिखेगा कि मतलब चेक वेक पड़े होते हैं, एक कागज के साथ में चेक हम उसमें डाल देते हैं। ठीक, अब होता क्या है सुनो, सपोज ये पहला बैंक है एंड ये है दूसरा बैंक। ठीक, ये B1 और ये B2।
अब हो सकता है इसको यहाँ से पैसे लेने हो और हो सकता है इसको यहाँ पैसे देने हो चेक के। चेक की बात चल रही है यहाँ पर। तो क्या होता है, आरबीआई ने बीच में बैठा रखा है क्लियरिंग हाउस। ठीक, क्लियरिंग हाउस। ओके, अब होता क्या है, ये जो B2 वाला है ये अपने चेक्स को भेजता है यहाँ पर और ये अपने चेक्स को भेजता है यहाँ पर, ट्रक में भर भर के नहीं। यहाँ पर जो चेक वगैरह भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं बाय एन इलेक्ट्रॉनिक मोड, इलेक्ट्रॉनिक स्कैन करके भेजे जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग को मैं बोलता हूँ प्यार से ट्रंकेटेड चेक। ठीक, तो यहाँ पर जो मैंने चेक भेजे हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है ना, फॉर क्लियरिंग पर्पज, क्लियरिंग पर्पज के लिए जो चेक मैंने स्कैन करके भेजे हैं फ्रॉम एन बैंक, दैट इज नोन एज ट्रंकेटेड चेक। ठीक, अच्छा, चेक पर एक वो होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जिसकी वजह से चेक को प्रोसेस करना थोड़ा आसान होता है। ये मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, नीचे की तरफ होती है चेक में, देखना एक बार तो दिख जाएगी। इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चेक को आसानी से वो करने में, डिकोड करने में हेल्प करता है। अच्छा बात सुनना, सपोज दैट ये जो क्लियरिंग हाउस है ये आरबीआई की तरफ से सेटल होते हैं चेक को क्लियर करवाने के लिए। अब होता क्या है, इसने अपने चेक भेजे, इसने अपने चेक भेजे, इस बैंक को लेने हैं इससे 100 रुपए और इसको लेने हैं इससे 90 रुपए। ठीक, तो ये क्या बोलेगा क्लियरिंग हाउस कि 90-100 ये क्या खेल रहे हो, पहले 100 देगा फिर 90 देगा, आप क्या करो सीधे सीधे 10 रुपए इसको दे दो, बात खत्म करो। ये काम होता है क्लियरिंग हाउस का, सेटलमेंट करवाना। ठीक, क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है सेटलमेंट करवाना चेक्स का। ठीक, इसी को बोलते हैं क्लियरिंग हाउस का फंक्शन। ठीक है ना, क्लियरिंग हाउस का मतलब हुआ जो चेक को सेटल करवाने में हेल्प करे, सेटअप बाय आरबीआई। एंड आपने सुना हो चेक क्लियर हो रहा है, तो क्लियर इस वजह से हो रहा है क्योंकि वो क्लियरिंग हाउस जाएगा, वहां से क्लियर होके आएगा। ठीक है, चेक क्लियर होने का मतलब यहां से निकलता है। अच्छा बात सुनो, अब आता है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग दो तरह की हो सकती है, या तो हो सकती है जनरल, जैसे मैंने जनरल क्रॉसिंग कर दी, बात खत्म। अब एक और होती है स्पेशल क्रॉसिंग, जिसमें मैं शब्द लिख दूं, जैसे मैं लिख दूं यहां पर अपना नाम अकाउंट पे, अकाउंट पे, या मैं बोल दूं मैं अपना नाम, या तो मैं लिख दूं अकाउंट पे क्रॉसिंग, अकाउंट पे लिख दिया अगर मैंने, सपोज दोबारा बनाता हूँ इस चीज को, एक सेकंड। मैंने चेक बनाया, इसमें मैंने 2 डंडे खींचे और यहाँ बीच में लिख दिया SBI। ठीक, तो अब ये जो चेक होगा ये केवल और केवल SBI के थ्रू ही कलेक्ट हो पाएगा, उसके अलावा कोई और इसे कलेक्ट नहीं कर पाएगा। अरे चेक की जनरल ड्यूरेशन क्या होती है, 3 मंथ जनरल, मतलब इसके बाद चेक वैलिड नहीं रहता, 3 मंथ नॉर्मली होती है। ठीक है, तो SBI हो गया, सही है, हो गया। चलो, तो SBI के अलावा अब इसे कोई और एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, ये होगी स्पेशल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग जिसमें सिर्फ हमने क्रॉस कर दिए कि अब ये अकाउंट के अलावा कोई और पेमेंट नहीं ले पाएगा। एंड स्पेशल क्रॉसिंग का मतलब हुआ जहां पर बस स्पेशल तरीके से क्रॉस करके कुछ लिख दिया, जैसे अकाउंट पे ही लिख दिया, तो अकाउंट पे ही का मतलब हुआ केवल अकाउंट में पैसा जाएगा, या किसी का नाम लिख दिया तो उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, ऐसे वाली। चलो, हाँ, तो ट्रंकेट चेक मैंने आपको बता दिया, जब क्लियरिंग हाउस में भेजे जाते हैं चेक फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग, उन्हें हम ट्रंकेटेड चेक बोल देते हैं। और ये जो ई चेक होते हैं, ई चेक शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक होते हैं। ई चेक जो होते हैं वो शुरुआत से इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिन पे हम डिजिटल सिग्नेचर करते हैं। अच्छा, डिजिटल सिग्नेचर की भी खूब वैल्यू है, IT एक्ट रिकॉग्नाइज करता है इसको, तो IT एक्ट की वजह से डिजिटल सिग्नेचर की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो एंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट भी लिख देते हैं कभी कभी, वो एक ही बात है। अब देखो इंडोर्समेंट ऑफ चेक, इंडोर्समेंट का मतलब होता है कि मेरे को चेक ट्रांसफर करना है। सपोज मैंने आपको चेक दिया, ठीक, आपको किसी और को पैसे देने हैं, आपने मेरा चेक उसे पकड़ा दिया, इसे बोलते हैं एंडोर्समेंट। कैसे कर सकते हैं, आप चेक पकड़ो, उस पर अपना साइन कर दो ऊपर की तरफ या पीछे साइन कर दो, बहुत बढ़िया, या फिर एक कागज चिपका के साइन कर दो, या किसी भी तरह का इंस्ट्रूमेंट लगा के बस साइन कर दो। आपने साइन कर दिया और उस बंदे को दे दिया, दैट इज नोन एज एंडोर्समेंट, कि आप इस चेक को कलेक्ट करवा लेना अपने नाम। सपोज दैट वो अकाउंट पे ही चेक था, जिसमें मतलब आपका ही नाम लिख रहा है, सब कुछ आपके बारे में लिख रहा है, तो आप ऐसे मतलब इंडोर्स नहीं कर सकते। अगर वो नॉर्मल चेक है तो आप उसे इंडोर्स कर सकते हो, वो सब नेगोशिएबल का पार्ट है, यहाँ का पार्ट है ही नहीं, तो मैं उस पर डीपली नहीं जा रहा। बट इतना ध्यान रखना, एंडोर्समेंट मतलब होता है किसी बंदे को ट्रांसफर कर देना अपना चेक। कर सकते हैं, प्रॉमिसरी नोट भी कर सकते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ई चेक शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जिसपे डिजिटल सिग्नेचर करके बनाया जाता है, और ये
शुरुआती इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, लेकिन ट्रंकेट चेक फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग वो करे जाते हैं, स्कैन करके वो कराए जाते हैं। ठीक है, MICR के बारे में पढ़ लेना एक दो चीजें, मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिससे हम वो करके क्या होता है वो ऑप्टिकल क्या था, कैरेक्टर रिकॉग्निशन के बेस पर हम काम कराते हैं। अच्छा एक चीज, हाँ मैं बताना भूल गया, हाँ ATM का कितने डिजिट का होता है वो नंबर, 16 डिजिट का होता है। ठीक है, ATM कार्ड देखोगे ना तो 16 डिजिट का कार्ड दिखेगा आपको, मतलब 16 डिजिट का वो दिखेगा। एंड कार्ड घुमा के देखोगे तो पीछे दिखेगा एक CVV, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये होती है 3 डिजिट की। अरे कार्ड लेके देख लेना यार, किसी से होता है बस बात खत्म। अब इसमें बताने वाली कुछ बात नहीं है, एक बार देख लेना। बस ध्यान रखना MCQ के पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट था, इसलिए बता दिया मैंने। हाँ एंडोर्समेंट आपको बता दिया मैंने। अब देखो बैंकिंग, ये तो पढ़ा भी नहीं आएगा मेरे पे इसके बारे में। ये एक तरह का वो होता है, बॉडी होती है जो बैंकों को सेटल, मतलब बैंकिंग रिलेटेड इशू को सॉल्व करवाती है। एक बार उससे दिखा दूं, ओम्बड्समैन, बैंकिंग ओम्बड्समैन। हाँ देखो ये रहा, इसमें क्या है कि आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हो उसके बारे में, किसी भी चीज के बारे में। ठीक है, क्वासी लेजिस्लेटिव बॉडी है, 2006 में बनी थी, जो मतलब वो करा सकती है आपके क्या बोलते हैं यार, कंप्लेंट को रिजॉल्व करती है, कंप्लेंट सॉल्व करती है, बात ये चीज है सब। अब आता है कोर बैंकिंग एंड CBS। ढंग से सुनना वरना ये कॉन्सेप्ट ऊपर से चला जाएगा। पहले CBS का मीनिंग लिखो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अरे यार हाँ लिख लो, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन लिख लो यार, छोड़ो। CBS का मतलब हुआ कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अभी कोर बैंकिंग होता किस चिड़िया का नाम है, सुनना। यहाँ एक ब्रांच है, यहाँ एक और ब्रांच है, यहाँ एक और ब्रांच है, यहाँ एक और ब्रांच है, एक और ब्रांच है। ठीक, अब होगा क्या, इस ब्रांचों में आपस में कनेक्टिविटी चाहिए। अब देखो मैं ऐसे 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 एक एक ब्रांच को कनेक्ट करने बैठूं तो मेरा तो काम हो गया, समझ रहे हो। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक वो बनाते हैं सेंट्रलाइज डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब समझते हो, ठीक से हम बनाते हैं एक सेंट्रलाइज डाटाबेस। डाटाबेस का मतलब होता है जहां पर हम डाटा स्टोर करते हैं। तो मैंने एक सेंट्रलाइज डाटाबेस बना दिया यहाँ पर। ठीक, इसको भी यहां से कनेक्ट करो, इसको भी यहां से कनेक्ट करो, इसको भी यहां से कनेक्ट करो, इसको भी कनेक्ट करो और इसको भी कनेक्ट करो। अब ये जितनी भी ब्रांचेस हैं सारी की सारी इस सेंट्रलाइज डाटाबेस से कनेक्टेड है। अब ये सेंट्रलाइज डाटाबेस में जैसे ही कुछ अपडेट होता है ये सारी ब्रांचों में अपडेट हो जाएगा, या फिर इनमें से किसी भी ब्रांच पर कुछ भी अपडेट करता हूं मैं अपने कंप्यूटर से तो वो सारी चीजें यहां पर जाके अपडेट हो जाएंगी सेंट्रलाइज डाटाबेस में। इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। इसने क्या करा, लोगों को सारी जो ब्रांचेस थी बैंक की उसे जोड़ करके एक साथ लाने का काम कर दिया। अब आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप SBI की ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप SBI बैंक के कस्टमर हो। भले वो लंच करते हो लेकिन आप उसकी ब्रांच के कस्टमर नहीं हो, आप बैंक के कस्टमर हो। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये हो गया कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, सिंपल। ठीक, तो ये सेंट्रलाइज डाटाबेस है, इसमें सारा डाटा स्टोर होता है और सारे अपडेशन यहीं पे होते हैं। और इसका जो एक्सेस होता है वो यहाँ पर बैठे हुए एम्प्लॉयज के यहाँ पे होता रहता है, और एम्प्लॉयज जब भी अपडेट करते हैं वो यहाँ अपडेट हो जाता है जाके, और यहाँ से इन्फॉर्म मतलब ये आपस में जुड़ जाते हैं, सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं इस तरह से। तो इसी को बोलते हैं कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। ठीक, अच्छा पता है इन सब के ऊपर हमारे चैप्टर होते हैं पूरे बड़े बड़े, तो इन्हें एक इतनी जल्दी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, फिर भी है तो है, क्या कर सकते हैं। शिफ्ट, इसकी फुल फॉर्म देखनी है आपको। शिफ्ट फुल फॉर्म इन बैंकिंग, देखो सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन। हाँ ठीक है, ये सोसाइटी है जिसमें हम ट्रांजेक्शन वगैरह करते हैं मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, शिफ्ट की फुल फॉर्म याद कर लेना बस। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ध्यान रखना कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने मेंबर्स के फायदे के लिए बनाई जाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर के फायदे के लिए बनाई जाती है यार, छोड़ो सुनो, हाँ बस याद करना। NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। देखो जितने ही बैंक होते हैं मोस्टली कंपनीज की फॉर्म में होते हैं।
मोस्टली बैंक कंपनीज की फॉर्म में होते हैं और किसी में वो चलेंगे भी नहीं। कंपनी बड़ी बड़ी होती है यार, बैंक भी बड़े बड़े होते हैं, तो कंपनी की फॉर्म में बैंक आ जाते हैं। अब सुनो, जैसे आप अपने आसपास देखो, कोई सा भी बैंक देखना, ज्यादातर बैंक कंपनी फॉर्म में होंगे, तो उनपे एक तो लगता है कंपनीज एक्ट 2013, इसके अलावा लगता है अपना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब जो लोग बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में कवर्ड हो जाते हैं वो तो आ जाते हैं बैंक की डिफाइन। लेकिन कुछ कंपनीज होती हैं जिनका काम मेन बैंक वाला नहीं होता, लेकिन वो लोग कुछ पैसा वैसा उधार उधार पे दे देती हैं। जैसे मैं ले लूं, गोल्ड लोन लेना है मेरे को, तो या तो मैं जाऊंगा बैंक के पास, अब बैंक वाले पैसा नहीं दे रहे तो मैं क्या करूंगा, एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के पास चला जाऊंगा जिसका काम है गोल्ड गिरवी रख के पैसा देना, ठीक। तो उसको बोलते हैं एनबीएफसी, जिनका मेन काम बैंक वाला नहीं है, बट वो पैसे वैसे लोन में उधार पे दे देती हैं और डिपॉजिट भी ले लेती हैं। ऐसी कंपनी को मैं बोलता हूँ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यानी एनबीएफसी। देखो एग्जाम्पल ऑफ एनबीएफसीज देख लो। हाँ, तो इस तरह की एनबीएफसी चलती है। देखो ये रही एलआईसी भी अपना, और भी देख लो टाटा कैपिटल काफी चल रहा है, और भी है चलो। तो एनबीएफसी आ गई अपनी। अब देखो ये चीज, हाँ अब तो थक गया मैं बहुत बुरी तरह से। पहले अकाउंट क्लोज कर दें, रिश्ते विश्ते बाद में देखेंगे, नहीं पहले रिश्ते देख रहे हैं, फिर अकाउंट क्लोज करके चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। भाई इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं है। अब इससे अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं वो आप थोड़ा थोड़ा नेट पे देख लेना, थोड़ा बहुत इधर उधर देख लेना, बुक से प्लेन रीडिंग मान लेना, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन में देने पे आया तो हो गया काम, 20-30 दिन गए अपने। क्योंकि देखो अब इतनी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि बैंक बने थे 2003 में, 2003 बोल रहा हूँ, मतलब 14वीं 14 सेंचुरी में पहला बैंक आया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, ऐसे में गिनने पे आ जाऊँ ना तो करोड़ों ट्रांजेक्शन निकल आएंगी। तो इसीलिए मैं मेन टॉपिक आपको बता दिए हैं। लेट्स सी क्या होता है, पास तो हो जाओगे, करके जा रहे हो इतना तो बस। मेरे को भी ज्यादा कुछ आता नहीं है, बाकी देखते हैं। एमसीयू ही आने चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलो, बैंक और उसके कस्टमर का रिश्ता कैसा होता है। सबसे पहला डेटर और क्रेडिटर का रिश्ता, यही मेन और प्राइमरी रिश्ता होता है, क्योंकि आप ज्यादातर पैसे डिपॉजिट करते हो। जब आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो आप बन जाते हो बैंक के क्रेडिटर, और बैंक बन जाता है आपका डेटर। बात करें, अब आता है प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता। सपोज दैट आपने बैंक को बोल दिया कि मेरे बिहाफ पर इंश्योरेंस प्रीमियम को पे कर देना, ठीक। तो बैंक आपका इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है हर महीने, तो ये हो गया प्रिंसिपल और एजेंट का रिश्ता। बैंक आपके एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा एक चीज तो बताओ, सुनो सुनो सुनो, हाँ एक चीज बताना भूल गया मैं सीबीएस के बारे में। क्या आपको लगता है कि बैंक में कोई बैठा होगा जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करता होगा रोज रोज और लोगों के इंटरेस्ट क्रेडिट करता रहता होगा, या कोई ऐसा बैठा होगा जो हर बार अपना वो इंश्योरेंस का क्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम काट के देता रहता होगा। नहीं होता यार ऐसा, ये सब कंप्यूटराइज्ड होता है। आज की डेट में बैंक इतने कंप्यूटराइज हो गए, सब कुछ कंप्यूटराइज होता है। बस आपको एक एंट्री फीड करनी होती है कि इतना कर डालो, वो अपने आप करेगा। तो बैंक बड़े ही मॉडर्न है हमारे जमाने के, तो ये सब काम ऑटोमेटिक होता है, मैनुअल इंटरवेंशन थोड़ा बहुत कम होता है। बस आप डिपॉजिट वगैरह करने जाओगे तो मतलब छोटे मोटे काम मैनुअल होते हैं, बाकी जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह हुआ और पेमेंट कर देना अपने आप, छोटी मोटी चीजें, ये सारा काम सॉफ्टवेयर खुद कर लेता है। सॉफ्टवेयर इतना स्मार्ट हो गया। और चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, एआई डेवलप कर रहा है। चलो आगे देखो, प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर और प्लेजी, प्लेजर का मतलब होता है गिरवी रखने वाला सामान। तो जैसे मैंने सामान गिरवी रखा, गोल्ड गिरवी रखा, तो ये हो गया, मैं हो गया प्लेजर और बैंक हो गया प्लेजी, ठीक। लेसर एंड लेसी, लेसर का मतलब होता है जैसे आपको होता है ना लीज पे मिल जाता है सामान रेंटल बेसिस पर, तो बैंक रेंटल बेसिस पर मशीन दिलवा देता है, तो बैंक हो गया लेसर, आप हो गए लेसी, ठीक। बेलर और बेली, बेलर का मतलब बेलमेंट जो होता है, बेलमेंट का मतलब होता है जैसे मैं अपने दोस्त की बाइक ले गया अपने पेपर के लिए, तो मैं उसका सामान ले गया फॉर अपना पर्टिकुलर यूज, दिस इज नोन एज बेलमेंट। तो मैं बैंक के पास भी सामान दे के आ सकता हूँ कि मेरे सामान का ख्याल रखना। जैसे मैं घूमने जा रहा हूँ, मैंने क्या करा, अपने पड़ोसी को कुत्ता दे दिया अपना रखने के लिए, संभालने के लिए, तो ये हो गया बेलमेंट का केस, ठीक है ना। तो मैं ऐसे बैंक को सामान दे के आ सकता हूँ। अच्छा, लॉकर बेलमेंट नहीं होता, लॉकर बेलमेंट से अलग होता है, क्योंकि लॉकर की चाबी आपके पास होती है, बैंक की कस्टडी में नहीं होता वो। वैसे कस्टडी में होता है बट आपके ओनरशिप में रहेगा ना, तो वो उसमें नहीं आएगा, बेलमेंट पे नहीं आएगा। अगर आप कोई सामान बैंक को संभालने के लिए दे के आ रहे हो, वो बेलमेंट है। अच्छा, जैसे कि मैं बात करूं, आपने कोई सामान गिरवी रखा,
तो गिरवी रखने के बाद वो सामान बेलमेंट में आ जाएगा। ठीक, अब देखो हाइपोथेटिकेशन, मस्त किस्सा बताता हूँ। अब मैंने क्या करा, एक शब्द होता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपको है ना मोस्टली ट्रक्स पर ये वाला वर्ड लिखा दिख जाएगा। अब मैंने ये वाली बात बोल डाली 2-4 लोगों से, लॉजिस्टिक वर्ड आपको हर ट्रक पे दिख जाएगा क्योंकि लिखा होता है, मोस्टली पे लिखा होता है। अच्छा, लॉजिस्टिक की जगह वो ट्रांसपोर्टेशन भी तो लिख सकते हैं, लॉजिस्टिक का मतलब ही तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब मैंने 1-2 बंदों से बोल डाली, अब वो ढूंढते हैं कि लॉजिस्टिक कहाँ लिखा है इस ट्रक पर। अब मैं सोचता हूँ कि क्या बताऊँ, मतलब यार लिखा होता है, मोस्टली भी लिखा होता है। देखो आज भी एक चीज बता रहा हूँ, कई सारे रिक्शा वगैरह के पीछे लिखता है हाइपोथिकेटेड बाई, हाइपोथिकेटेड बाई SBI, इस तरह से लिखा होता है। देखना नंबर प्लेट के आसपास लिखा होता है। अब नहीं लिखा हो तो अलग बात ही ना, अब जरूरी थोड़ी है उन्होंने लोन लेकर ही खरीदा हो, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि बिना लोन के खरीदा हो। लेकिन अगर बैंक से लोन लेकर खरीदा है तो वो हाइपोथेटिकेशन का केस बन जाता है, वहां पे इस तरह से लिखा होता है हाइपोथेटिकेटेड बाई SBI या हाइपोथेटिकेटेड बाई, इस तरह से मतलब कुछ लिखा होता है, HO करके लिखा होता है, या हाइपोथेटिकेशन पूरा लिखा होता है। इसमें ऐसा होता है कि अगर आपने पेमेंट वगैरह नहीं करी तो बैंक वाले ले जाते हैं, मतलब उनका चार्ज होता है मेनली। ठीक है ना, चलो तो देखना जरा, लॉजिस्टिक भी देखना और ये भी देखना। लॉजिस्टिक ट्रक पर दिखेगा मोस्टली, एंड ये वाली चीजें जनरली रिक्शा पे दिखेंगी। इसके अलावा देखो ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी, ये छोड़ सकते हो, बेकार। एडवाइजरी एंड क्लाइंट, एडवाइस देने का रिश्ता छोड़ो, ये पढ़ जाना। ये सारी चीजें थोड़ी सी मेन है, और सबसे खास तो ये है, इसके अलावा कुछ मत पढ़ना। हाइपोथिकेशन भी छोड़ो, ये कुछ काम का नहीं है, बस एक बार देखो। फाइनली वी हैव कम टू क्लोज आवर अकाउंट। अगर आपको अकाउंट क्लोज करना है तो आपको ब्रांच पे ही जाना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सर्विस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अब कौन सा बैंक चाहेगा कि आप 1 सेकंड में उनका अकाउंट क्लोज कर दो। सपोज मेरे को ब्रांच तक जाना पड़ेगा, मैं आलस करूंगा कि क्यों जाऊं, तो इस वजह से बैंक का अकाउंट कम क्लोज होने के चांसेस हो जाते हैं। तो दैट्स वाई बैंक का अकाउंट क्लोज करने के लिए आपको वहां जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन लिख के दे दो, बंद कर देंगे बात। अच्छा, खुलवाना ईजी है क्या? खुलवाने के लिए भी वो 50 तरह को काम करवाते हैं। एक तो आपको पेन चाहिए, सबसे पहले आधार चाहिए, इसके अलावा 2-4 फॉर्म वॉर्म से भरवाते हैं। आज की डेट में अगर आप कॉल भी कर दो ना, घर पे आके आपका वो लेके जाएंगे घर पे आके आपका अकाउंट खोल के जाएंगे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो मिनिमम बैलेंस होता है, इसके बारे में और चीज बता दूं। मिनिमम बैलेंस वो अमाउंट होती है जो आपके अकाउंट में होनी ही होनी चाहिए। इससे नीचे जाओगे तो बैंक वाले आपका काट डालेंगे, मतलब चार्जेस काट डालेंगे। ठीक, इस वाली दिक्कत को सॉल्व करने के लिए, जैसे HDFC में मेरे दोस्त का अकाउंट है तो 5,000 मिनिमम बैलेंस है, ठीक है ना। अब जो कैलकुलेशन होती है 5,000 की, वो डेली बेसिस पर नहीं होती, वो मंथली एवरेज बेसिस पर होती है कि आपके अकाउंट में मंथली बेसिस पर पैसे रहे या नहीं रहे। ठीक है ना, एवरेज बेसिस पर, एवरेज लेते हैं, एवरेज 30 दिन का। अगर उसके हिसाब से 5,000 से कम है तो चार्जेस काट लेते हैं। ठीक है ना, तो मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट होता है। एक आते हैं जीरो बैलेंस वाले, इसमें आपको राइट्स वगैरह थोड़े कम मिलते हैं बट खुल जाते हैं। ठीक है ना, ऐसी वाली चीज। अच्छा, ये खुलते हैं जनरली जनधन योजना के तहत। जनधन योजना इससे रिलेटेड होती है, जे धन योजना, हाँ जनधन योजना के तहत ये सब खुल जाते हैं, ऐसी वाली चीज। ठीक है चलो, दैट्स हाउ, मतलब मैं कोशिश करी आपको बैंकिंग के बारे में बताने की। 1 मिनट रुकना, अभी जाना मत, मैं टॉपिक देख रहा हूँ, कुछ टॉपिक रह गया हो तो बता दें, मतलब देख रहा हूँ, 1 मिनट। डिपॉजिट अकाउंट मैंने आपको बता दिया, सेविंग, करेंट, पासबुक वही यार, बैंक का स्टेटमेंट, ये सब बता दिए, ये बता दिए। ठीक है, KYC, हाँ KYC के बारे में कुछ ऐसा खास नहीं है, उसमें बस वही फॉर्म वॉर्म होते हैं, छोटी मोटी चीजें। अच्छा, एक चीज और बताऊं, हाँ, अच्छा फेक नोट मिल जाए तो क्या होता है? आप बैंक में पैसा जमा करवाने गए और वहां पे फेक नोट निकल आया, केस कर देंगे कि आपके ऊपर? नहीं, ऐसा नहीं होता। अब फेक नोट निकलेगा तो हो सकता है आपसे, मतलब देखो डिपेंड करता है किस वॉल्यूम में और किस तरह का है। अगर फेक नोट होगा तो हो सकता है वो आपके 10 रुपए कम जमा करें, मतलब जैसे आपका 500 का नोट फेक निकल गया तो पैसा आपको लौटा देंगे, मतलब नोट आपको दे देंगे और बोलेंगे कि मतलब 500 रुपए कम जमा कर रहे हैं, या हो सकता है वो कभी कभी एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, ऐसी वाली चीज़ है। अच्छा, आप अगर फटा हुआ नोट लेके जाओगे ना तो बैंक वाले उससे एक्सचेंज कर देते हैं, फटा हुआ नोट एक्सचेंज हो जाता है, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, RBI बोलता है कि चेंज करना पड़ेगा। अब वो नहीं कर रहे हैं, केस कर डालो, और क्या कर सकते हैं, वीडियो बना के केस कर दो बस। अब
देखो ऐसे तो आप बोलो मर्डर भी वैलिड है, नहीं चलेगा ना। आरबीआई गाइडलाइंस है कि फटे हुए नोट को आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अब आप टुकड़ा ही इतना सा लेके जा रहे हो नोट का, तो कैसे कर सकते हैं। अच्छा, और क्या है, डिमांड ड्राफ्ट मैंने आपको बता दिया, भले ही मेरा अकाउंट नहीं है, सॉरी डिमांड ड्राफ्ट या बैंक ड्राफ्ट बोल दो, तो उसका मतलब हुआ भले ही मेरा अकाउंट नहीं है बट मैंने आपके नाम पर एक कागज इशू करवा लिया, उस कागज को मैं आपको दूंगा, आप उस बैंक के उस पे जाओगे ब्रांच पे, वो आपको पैसे देने हैं। ये वाली चीज है। क्रॉसिंग मैंने आपको बता दी कि क्रॉसिंग अगर मैंने कर दी तो हम मतलब उससे कैश नहीं करवा सकते काउंटर पर, ठीक है ना, काउंटर पे कैश नहीं करवा सकते, उससे हमें पैसे लेके जानी पड़ेगा। अच्छा, बैंक का रोल क्या है इकोनॉमी में, बैंक जो होते हैं वो इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, बैंक जो होते हैं वो लोन देते हैं जिससे बिजनेस ग्रो करता है, बिजनेस ग्रो करेगा तो इकोनॉमी अपने आप ग्रो करेगी, ऐसी वाली चीज है। अच्छा, एक चीज बताऊं, काम की चीजें सुनना, आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है कि बैंक आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते। आरबीआई की स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है बैंक आपस में कंपटीशन नहीं कर सकते, इसका ध्यान रखना। जैसे कि मतलब सपोज कोई बैंक ये नहीं बोल सकता कि आप हमसे लोन लो और हम 2-3 महीने तक ब्याज ही नहीं लेंगे, या 4 महीने ब्याज नहीं लेंगे, 5 महीने ब्याज नहीं लेंगे, तो इस तरह का काम वो नहीं कर सकते बिना जबरदस्ती कंपटीशन बढ़ाने के लिए। अच्छा, मोनोपोली पर भी चेक रखता है आरबीआई, ऐसी सारी चीजें कुछ खास नहीं। अच्छा, आरटीजीएस एनईएफटी के बारे में पढ़ जाना प्लीज, आरटीजीएस और एनईएफटी के बारे में मैंने आपको दिखा भी दिया और थोड़ा बहुत पढ़ जाना, बस इसके साथ हम अपना वो खत्म करते हैं। बाकी थोड़े बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रह गई हैं, वो आप एक बार अपने बुक से देख सकते हो चाहो तो, वरना कॉन्सेप्चुअल जितना भी था कॉन्सेप्चुअल मैंने आपको सारा कराया है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप कर सकते हो किसी भी तरह का, उसमें कोई शक की बात नहीं। चलो मिलते हैं अगले उस पे, तब तक के लिए पढ़ते हैं।